हेलो, गुड मॉर्निंग टू ऑल। जय हिंद। कैसे हैं आप सभी लोग? हाउ इज द जोश? माय वॉइस इज ऑडिबल टू ऑल ऑफ यू? क्या मेरी वॉइस सभी लोगों को परफेक्टली क्लियर आ रही है? जय हिंद, जय हिंद। ओके, नाइस, वंडरफुल। स्क्रीन इज विजिबल? स्क्रीन, हेलो। जोश हाई है, परफेक्ट। व्यू सिंगल। भारत माता की जय। क्या स्टेटस है भाई? क्या स्टेटस है? आप लोगों को पता है ना, 5 अगस्त आने वाली है। 5 अगस्त आने वाली है और मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आप लोग इस समय अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकल करके एक्स्ट्रा एफर्ट्स मार रहे हैं, अपने बैकलॉग्स को कवर अप कर रहे हैं। फिजिक्स में तो आई होप ज्यादा बैकलॉग्स आपके होंगे ही नहीं। क्या मैं जो सोच रहा हूँ बिल्कुल सही डायरेक्शन में सोच पा रहा हूँ? मैं उम्मीद कर सकता हूँ कि एटलीस्ट फिजिक्स में तो आपके ज्यादा बैकलॉग्स नहीं होने चाहिए। वंडरफुल, वंडरफुल। मैथ्स में है सर, फिजिक्स में नहीं है। ओके, ग्रेट। मैंने आप लोगों को होमवर्क दिया था कि आप लोगों ने होमवर्क कंप्लीट कर लिया है। मैं उम्मीद कर सकता हूं कि आप सभी लोग अप टू द रेस नंबर 23 कंप्लीट कर चुके हैं। क्या अप टू द रेस नंबर 23 आप लोग कंप्लीट कर चुके हैं? ओके। और इसके अलावा आपको काइनेमेटिक्स 2D और 1D की शीट में जो भी होमवर्क दिया गया था, क्या कंप्लीट है? 1D की शीट कंप्लीट हो गई है क्या आप लोगों की? ओके। 2D की शीट में अभी चल रहा है डिस्कशन, तो मैंने जहां तक होमवर्क दिया आप लोग कर चुके हैं। परफेक्ट, परफेक्ट। आप लोग पक्का, मुझे उम्मीद है कि आप मुझसे तो झूठ नहीं बोलेंगे, है ना? पिछली क्लास में आपको एक क्वेश्चन दिया था मैंने होमवर्क में, क्या आपने वो क्वेश्चन किया है? लास्ट क्लास में मैंने आपको होमवर्क दिया था, क्या आपने वो लास्ट क्वेश्चन अटेम्प्ट किया है? मैंने उसमें एक क्वेश्चन में ये पूछा था कि कोलिजन होगा या नहीं होगा। कोलिजन होगा या नहीं होगा। क्या मेरी आवाज उतनी लाउड नहीं आ रही है क्या? आवाज थोड़ी कम आ रही है क्या? सही आ रही है, परफेक्ट आ रही है भाई। थोड़ा सा आप क्या करें ना, आप क्या है ना, सस्ते वाले ईयरफोन्स यूज करते हैं, है ना? ये उसका नतीजा है। थोड़ा सा पैसा खर्च करें और अच्छे ईयरफोन्स का यूज करें तो डेफिनेटली मेरी वॉइस आपको क्लियर आएगी। ये हर चीज आपको सस्ता यूज करने की आदत पड़ गई है, ये उसी का साइड इफेक्ट्स दिखाई दे रहे हैं। मैंने एक होमवर्क और दिया था आप लोगों को, टेस्ट पेपर एनालिसिस। टेस्ट पेपर एनालिसिस। एक स्टूडेंट पूछ रहे हैं सर 5 अगस्त को क्या है, ऐसे लोगों का क्या किया जाए? ये जो स्टूडेंट्स ये पूछ रहे हैं कि 5 अगस्त को क्या है, क्या किया जाए, क्या इनको कबूतर बना के उड़ा दिया जाए? क्या इन्हें कबूतर बना के उड़ा दिया जाए भाई? क्या अच्छे से चमका दिया जाए, जिन लोगों को यही नहीं पता कि 5 अगस्त को क्या होने वाला है? हाँ, पेपर एनालिसिस। क्या आपने पेपर दोबारा से सॉल्व कर लिया? या पेपर के वीडियो सॉल्यूशंस भी प्रोवाइड किए जाते हैं, क्या आपको ये बात पता है? कुछ लोग यस, कुछ लोग नो लिख रहे हैं। कहां पर होते हैं ये वीडियो सॉल्यूशंस, कहां पर अवेलेबल होते हैं? अभी पता चल जाएगा, अभी पता चल जाएगा तुम लोगों को देख करके। परफेक्ट, परफेक्ट। कुछ स्टूडेंट्स को पता ही नहीं है, कह रहे हैं कि सर ये कब हुआ। अरे नालायको, थोड़ा सा अपडेटेड रहा करो, कैसे काम चलेगा। आपको सी सेट पर, जहां पे आपको रिजल्ट मिलता है ना, सी सेट पर, वहीं पर आपको पेपर के वीडियो सॉल्यूशंस भी अवेलेबल कराए जाते हैं। तो आप अपने सीसेट अकाउंट पर लॉगिन करके देखिएगा कि वहां पे आपको टेस्ट पेपर के वीडियो सॉल्यूशंस भी अवेलेबल होंगे। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ा जाए।
शुरुआत की जाए आज के सेशन की। एकदम तरोताजा है। आजकल क्लासेस की फ्रीक्वेंसी बढ़ गई है, तो ऐसा तो नहीं है कि आपका लोड बढ़ता जा रहा है। मैनेज तो कर पा रहे ना भाई, थोड़ा सा मैनेज करो। मैंने आपको पहले ये बात पहले ही आपको बताई थी कि समय के साथ स्पीड धीरे धीरे इंक्रीज होती जाएगी, क्लासेस की फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी। आपको 50 किलोमीटर की रेस में दौड़ना है, आपकी एफिशिएंसी 5 थी, अब 5 से 10 हो गई है, अब 10 से 15, से 15 से 20। क्या इसी तरीके से हमें अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकल करके अपनी एफिशिएंसी से बेस्ट परफॉर्म करना पड़ेगा ना भाई। एक स्टूडेंट पूछ रहे हैं कि सर ऑफलाइन कब शुरू होगा। इसके बारे में मैं अभी कोई भी कमेंट नहीं कर सकता हूं जब तक कि गवर्नमेंट के फाइनल डिसीजंस नहीं आ जाते, एलिन की तरफ से आपको कोई भी ऑफिशियल इंफॉर्मेशन नहीं मिल जाती, तब तक हम ऑफलाइन क्लासेस के बारे में कोई भी कमेंट नहीं कर सकते। ठीक है, और मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, आप ये सारे सवाल मुझसे मत पूछा करें कि सर ऑफलाइन कब खुलेगा, ये कब होगा, वो कब होगा। जितनी इंफॉर्मेशन मेरे पास है उतनी ही इंफॉर्मेशन आप लोगों के पास है। चलिए स्टार्ट किया जाए फिर। एक स्टूडेंट कह रहे हैं कि सर प्लीज मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज आप बता दें कि 5 अगस्त को क्या होने वाला है। भैया कोई बताएगा इनको, कोई बताएगा इनको 5 अगस्त को क्या होने वाला है। यहाँ पर टीएमपी नर्चर फेज 2B के सभी स्टूडेंट्स ने मुझे एक कमिटमेंट दिया था कि वो अप टू द 5th of अगस्त अपने जितने भी बैकलॉग्स क्रिएट हुए हैं आइदर फिजिक्स, मैथ्स या केमिस्ट्री में, चाहे वो शीट में हो, चाहे वो रेसेस में हो, चाहे वो आपके क्लास नोट से रिलेटेड हो, मतलब कोई भी होमवर्क जो उनको दिया गया था उसमें कोई भी बैकलॉग जो भी क्रिएट हुआ है, ये कमिटमेंट था स्टूडेंट्स का कि अप टू द 5th of अगस्त वो मुझे कंप्लीट करके दिखाएंगे और 5th of अगस्त को उनका कोई भी बैकलॉग नहीं बचेगा। ये है। और जिन लोगों के बहुत ज्यादा बैकलॉग्स थे उनको थोड़ा सा कंफर्ट दिया गया था। आपको याद होगा जिन लोगों के बहुत ज्यादा बैकलॉग्स थे, क्योंकि कुछ नालायक लोग तुम में से ऐसे भी हैं जिनकी पूरी की पूरी शीट ही बैकलॉग है। एक स्टूडेंट तो लिख रहे हैं कि सर मुझे क्वाड्रेटिक की शीट अभी तक देखी भी नहीं। देखो कितने गरीब हैं। ऐसे गरीबों का क्या किया जाए, ऐसे गरीबों का क्या किया जाए भाई। तो ऐसे लोगों को मैंने 5th of अगस्त की बजाय क्या टाइम दिया था, 5th of अगस्त की बजाय 10th of अगस्त। क्या टाइम दिया था भाई, 10th of अगस्त। मतलब 10th of अगस्त तो लास्ट डेडलाइन है। ये 10th of अगस्त उन गरीब भाई बंधुओं के लिए है, उन गरीब भाई बंधुओं के लिए है जिनके बैकलॉग्स बहुत ज्यादा है और जिनके थोड़े बहुत बैकलॉग्स हैं, 30-40 क्वेश्चन बैकलॉग्स हैं, तो उनके लिए लास्ट डेडलाइन है 5th of अगस्त। बेटा कमिटमेंट किया है, मुझसे प्रॉमिस किया है, याद रखना, तोड़ मत देना, नहीं तो विश्वास खत्म हो जाएगा। और एक बार अगर विश्वास टूट जाता है ना, मतलब एक बार अगर धोखा मिल जाता है, तो फिर उसके बाद तुम लाइफ में कितना भी अच्छा कर लेना, मैं तुम पे कभी ट्रस्ट नहीं करने वाला। कुछ नालायक सोच रहे होंगे ऑनलाइन में आपको कैसे पता चले, बस यही तो है, यही तो विश्वास है ना बेटा, बिना देखे फील हो जाना बस। ये सब लिख रहा है सर आपकी कसम ली थी। हाँ बेटा, तुम तो पूरा जुगाड़ बना के रखे हुए मुझे निपटाने का। तुम तो सोच ही रहे होगे कि कैसे भी करके सर को निपटाया जाए जल्दी से जल्दी। इन्होंने हमारा खून पी रखा है, ठीक है, इतना डांटते हैं, इतना ज्यादा, पूरी जुगाड़ है। मुझे पता है तुमने जो भी प्रोजेक्टाइल में सीखा ना, जितनी भी फिजिक्स तुम सीख रहे हो, लास्ट में एट द एंड ये सारी फिजिक्स उल्टा आकर के तुम मेरे ऊपर ही लगाओगे। ये जितनी भी तुम फिजिक्स सीख रहे हो ना, मिसाइलें जितनी भी लॉन्च करोगे वो तुम मेरे ऊपर गिराने की पूरी प्लानिंग में हो गया। आई नो वेरी वेल। चलिए कोई बात नहीं, लेकिन सामने से भी तुम्हें टक्कर जबरदस्त मिलेगी, याद रखिएगा इस बात, क्योंकि गुरु तो मैं ही हूं ना, मुझसे ही सीख करके गए हो, तो मुझे पता है ना कि तुम्हारा स्ट्रॉन्ग पॉइंट क्या है और बैक पॉइंट क्या है। चलिए स्टार्ट किया जाए सेशन। ऑलमोस्ट स्टूडेंट सभी ज्वाइन कर चुके हैं। आजकल कुछ स्टूडेंट गायब रहते हैं, मैं ये देख रहा हूँ। क्या बारिश के मौसम का मजा ले रहे हैं क्या? क्या नालों में कूद कूद के नहाने जा रहे हैं? क्या नालों को स्विमिंग पूल समझ करके कहीं स्विमिंग तो नहीं करने चले जाते हैं रोज, या मछली पकड़ने जा रहे हैं?
आजकल बारिश बहुत हो रही है तो मुझे ऐसा लग रहा है नालों में कूद कूद करके आजकल बहुत उनके ऊपर वर्कलोड बढ़ गया होगा, मछलियां पकड़ पकड़ के लाने जाते होंगे नालों में। हाँ चलिए कोई दिक्कत नहीं है। ये था वही क्वेश्चन। इसका आंसर मैं सुनना चाहूंगा कि कोलिजन हो रहा है या नहीं हो रहा है। हो रहा है, बहुत बढ़िया, कोलिजन हो रहा है और साथ ही साथ टाइम की वैल्यू भी आ चुकी है। इसका आंसर मैं लिखना चाहूंगा आपके सामने। मेरे हिसाब से टाइम की वैल्यू 2 सेकंड आ रही है। द वैल्यू ऑफ टाइम इज 2 सेकंड्स। वैल्यू ऑफ टाइम इज 2 सेकंड्स। परफेक्टली, काफी सारे लोगों का आंसर आ चुका है, बहुत शानदार, एक नंबर। देखते हैं इस तरीके के सवालों को कैसे सॉल्व करते हैं। मैंने उस दिन तरीका आपको बताया था। मैंने कहा था कि इस तरीके के प्रॉब्लम्स रिलेटिव के कॉन्सेप्ट से बहुत आसानी से हो जाते हैं। रिलेटिव का कॉन्सेप्ट आपको क्या बोलता है कि आप इन दोनों में से किसी भी एक पार्टिकल के फ्रेम में चले जाएं। आप जिसके फ्रेम में जाएंगे क्या वो रेस्ट पे आ जाएगा? आप जिसके फ्रेम में जाएंगे क्या वो रेस्ट पे आ जाएगा बेटा? फिर उसके बाद क्या करते हैं, फिर हम देखते हैं कि दूसरे पार्टिकल की जो वेलोसिटी है वो अगर उसके टूवर्ड्स है, वो अगर उसके टूवर्ड्स है तो कोलिजन होगा, अगर टूवर्ड्स नहीं है तो कोलिजन नहीं होगा। क्या सहमत हो? तो जरा ध्यान से देखिएगा, यहां पर हम किसके फ्रेम में चले जाएं? क्या बी के फ्रेम में चले जाएं? बी की वेलोसिटी बेटा हमें 50 मीटर पर सेकंड दी हुई है। इस 50 मीटर पर सेकंड के हमने दो कंपोनेंट कर दिए, ये 30 और ये 40। ये आपको समझ में आ रहा होगा, 50 sin 53 और 50 cos 53। कंपोनेंट करना तो आपको आता ही होगा। यही फिजिक्स में एक इकलौती चीज है जो आपको समझ में आई थी, क्यों भाई? इसी तरीके से 10√2 का कंपोनेंट करेंगे तो ये 10 और ये भी 10। यहां तक आप समझ गए होंगे, है ना? तो जैसे ही हम इन फ्रेम ऑफ बी गए, जरा ध्यान से देखिएगा, हम बी के फ्रेम में गए। अगर हम बी के फ्रेम में गए तो क्या हम ये एज्यूम कर सकते हैं कि बी रेस्ट पर है? क्या हम ये एज्यूम कर सकते हैं कि बी रेस्ट पर है? इसके बाद देखो, मैं आपको दो स्टेप बता रहा हूं, इन दो स्टेप्स को अगर आपने समझ लिया, आपसे इस पैटर्न के सारे क्वेश्चंस हो जाएंगे। बी के फ्रेम में जाने के बाद आप क्या करें, ए और बी, क्या बेटा, ए और बी को दोनों को ज्वाइन करें। ये आपको येलो वाली लाइन अगर दिखाई दे रही है, इसको अगर आप अंग्रेजी में बोलना चाहें तो इसको अंग्रेजी में क्या बोलेंगे? येलो वाली लाइन को अंग्रेजी में क्या बोलेंगे? इस येलो वाली लाइन को बोलेंगे दिस इज द लाइन ज्वाइनिंग द ए टू बी। दिस इज द लाइन ज्वाइनिंग द ए टू बी। क्या ये ए को बी से ज्वाइन कर रहा है? आप ये देख पा रहे होंगे कि इस टावर की हाइट 100 थी, इस टावर की हाइट बेटा 40 थी, तो ये वाला डिस्टेंस 60 और ये वाला डिस्टेंस कितना दिया है दो टावर्स के बीच में? दो टावर्स के बीच का सेपरेशन कितना है? 80। तो यहां पर अगर हम अल्फा की वैल्यू कैलकुलेट करना चाहें, समझदार हैं आप, अगर ये देखें, ये राइट एंगल ट्रायंगल आपको दिखाई दे रहा है, तो यहाँ पर अल्फा क्या है? ये जो लाइन है वो हॉरिजॉन्टल के साथ जो एंगल बना रहा है, क्या हम इसे अल्फा बोल सकते हैं? तो यहाँ पे हम 10 अल्फा की वैल्यू क्या लिखेंगे? 60/80। मतलब यहाँ से ये वैल्यू आ गई हमारे पास 3/4। मतलब हम समझदार हैं तो हमें समझ में आ गया कि अल्फा की वैल्यू आ गई 37। क्लियर? कि आर्क शर्मा, पिछले, शर्मा जी सुनिएगा मेरी बात को, पिछले 3 से 4 लेक्चर से मैं देख रहा हूं कि आप एक ही मैसेज टाइप कर रहे हैं कि सर एनएलएम कब शुरू होगा, एनएलएम कब शुरू होगा? जब रिलेटिव खत्म हो जाएगा तो एनएलएम शुरू हो जाएगा। सिंपल सी बात है, ये कोई बात बताने वाली तो है नहीं, क्यों भाई? ये बात कोई बताने वाली तो है नहीं। ये तो लॉजिकली, अगर आप आईआईटी जैसे एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो इतना आईक्यू तो आपके पास होगा, जब एक चैप्टर खत्म होगा तो दूसरा शुरू हो जाएगा। सिंपल सी बात है। एनएलएम का मतलब है न्यूटन लॉज ऑफ मोशन। बहुत बड़े चिंटू हो शर्मा जी। शर्मा जी का लड़का तो हमने सोचा था टॉप करेगा, लेकिन शर्मा जी का लड़का पिछले 4 लेक्चर से मैं देख रहा हूँ मेरी चैट में एक मैसेज कंटिन्यूअसली आता रहता है, सर एनएलएम कब शुरू होगा, एनएलएम कब शुरू होगा? अबे जब होना होगा हो जाएगा, अभी रिलेटिव चल रहा है, रिलेटिव पे फोकस कर लो। क्यों भाई? पहले इसको खत्म तो करें कि दोनों को पैरेलल में स्टार्ट कर दें। एक पैरेलल में एक विंडो और ओपन कर लूं एनएलएम की, इधर रिलेटिव चल रहा है उधर एनएलएम चल रहा है, आधा घंटा रिलेटिव आधा घंटा एनएलएम है। बड़े टोपीबाज लोग हैं यार, इतने तेजस्वी लोग कहां से आते हैं? चलो आगे बढ़ते हैं। टोपीबाज लोगों का, और ऐसे लोग स्पैम करते रहेंगे चैट में, और इसकी वजह से क्या होता है कि अच्छे मैसेज भी पढ़ने में बड़ी दिक्कत हो जाती है।
देखिए ये तो अल्फा आ गया, ये अल्फा को मैं ये बोल सकता हूँ, ये अल्फा कौन सा एंगल है, ये वो एंगल है जो कि ए और बी लाइन को ज्वाइन करने पे बना। कोलिजन की कंडीशन क्या होगी, कोलिजन की कंडीशन ये होगी अगर ए की वेलोसिटी बी के रिस्पेक्ट में इसके अलोंग हो जाए, मतलब बी को ऐसा लगे जैसे कि ए उसके टूवर्ड्स चला आ रहा है, तो कोलिजन होगा, अदरवाइज कोलिजन नहीं होगा। तो उसके लिए सबसे पहले मुझे वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी कैलकुलेट करना होगा, वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी। वो कैसे कैलकुलेट करें, वो मैंने आपको एक तो शॉर्ट तरीका बताया था, जिसके फ्रेम में गए हो उसके वेलोसिटी वेक्टर को उल्टा करके जोड़ दो, इससे सवाल थोड़ा जल्दी बन जाता है। किसके फ्रेम में गए, बी के फ्रेम में, बी के वेलोसिटी वेक्टर को उल्टा करके जोड़ो, 30 को उल्टा करके 10 में जोड़ोगे तो 30 + 10 कितना हो गया 40, और उसी तरीके से 40 को उल्टा करके इसमें जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा 10 ऊपर 40 नीचे, 10 ऊपर 40 नीचे, नीचे के डायरेक्शन में 30। क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं? या फिर आप फॉर्मूले के साथ करना चाहें तो फॉर्मूले किस तरीके से, इस तरीके से लिख सकते हैं, वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी क्या होगा, वेलोसिटी ऑफ ए माइनस वेलोसिटी ऑफ, वेलोसिटी ऑफ ए माइनस वेलोसिटी ऑफ बी। ए की वेलोसिटी ये रही, बी की वेलोसिटी ये रही, यहां से मेरे पास वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी आ गया। क्या आप देख पा रहे हैं, एक्स कंपोनेंट 40 और वाई कंपोनेंट -30, एक्स कंपोनेंट 40 और वाई कंपोनेंट माइनस के 30। अब जरा ध्यान से देखना, मैंने वेलोसिटी वेक्टर का डायग्राम बनाया, वेलोसिटी वेक्टर का डायग्राम बनाया, जरा ध्यान से देखें, एक्स कंपोनेंट कितना है 40, वाई कंपोनेंट कितना है -30, -30 का मतलब अलोंग द नेगेटिव वाई एक्सिस। यहां पर ये है वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी। अगर मैं आपसे ये पूछूं कि ये वेलोसिटी वेक्टर हॉरिजॉन्टल के साथ कितना एंगल बना रहा है, क्या आप वो निकाल सकते हैं, क्या वो आप कैलकुलेट कर सकते हैं, tan बीटा, और tan बीटा बराबर क्या होगा, वेलोसिटी का y कंपोनेंट जो कि 30 है और वेलोसिटी का x कंपोनेंट जो कि 40 है, 30/40। क्या आप देख पा रहे हैं कि बीटा भी यहां से 37 डिग्री आ गई। क्या अल्फा की वैल्यू बीटा के बराबर आ रही है गरीब भाई बंधु? क्या मैं ये बोल सकता हूं कि जो वेलोसिटी ऑफ ए, बस यहीं पे टर्निंग पॉइंट है इस सवाल का, मैं ये बोल सकता हूं क्या, देखिएगा ध्यान से, मैं इसी डायग्राम में बना रहा हूं कि जो वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी है, क्या वो इसी लाइन के अलोंग है, क्योंकि ये भी हॉरिजॉन्टल के साथ कितना एंगल बना रहा है 37 डिग्री। मतलब बी को ऐसा लगेगा कि ए उसके टुवर्ड्स चला आ रहा है, इसका मतलब क्या हुआ, क्या ए की मुलाकात बी से होगी, क्या ए की मुलाकात बी से होगी मेरे भाई बंधु, इसका मतलब कोलिजन होना तय है। अब अगला सवाल ये बनता है कि कोलिजन कितनी देर बाद होगा। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि कोलिजन कितनी देर बाद होगा। तो ये सवाल तो बहुत ही आसान सवाल हो गया, एक 5वीं क्लास का बच्चा भी बता सकता है, समझदार हो, पढ़े लिखे हो। बताओ ये 60 है, ये 80 है, तो ये वाला डिस्टेंस कितना हुआ, पाइथागोरस लगा करके बताओ ये डिस्टेंस कितना हुआ गरीब भाई बंधु। क्या ये डिस्टेंस तुम्हें दिखाई दे रहा है, ये 60 और 80, तो ये डिस्टेंस 100 मीटर हो गया। अरे हुआ या नहीं हुआ? और तुम्हें वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी का अगर मैं मैग्नीट्यूड पूछना चाहूं, इस चीज का मैग्नीट्यूड, क्या आप मैग्नीट्यूड निकाल पाएंगे, वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी का क्या आप मैग्नीट्यूड निकाल पाएंगे? ये आ गया 50। आपको ऐसा नहीं लग रहा कि 50 मीटर पर सेकंड से चलना है और दूरी कितनी तय करनी है 100 मीटर, तो 100 मीटर दूरी तय करने में कितना समय लगेगा, 100 दूरी तय करने में कितना समय लगेगा? क्या मैं डायरेक्टली बोल सकता हूँ कि टाइम बराबर डिस्टेंस, डिस्टेंस कितना है 100 डिवाइडेड बाय स्पीड, सो योर आंसर इज 2 सेकंड्स। और मुझे उम्मीद है कि काफी सारे स्टूडेंट ये आंसर निकाल चुके हैं। ये बहुत टफ है ना, ये समझ में नहीं आया होगा तुम्हें, ये तो ओलंपियाड लेवल की चीज है। ओहो हो, एक पूछ रहा है कि सर आपने ये कैसे मान लिया कि ये कांस्टेंट है, कौन बताएगा इनको? लगता है ये आज ही इनकी नींद खुली है, इनका लगता है अभी आज ही नींद खुली है। ये पूछ रहे हैं कि सर आपने ये कैसे मान लिया कि वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी कांस्टेंट है, कोई इनको बताना चाहेगा? जब ये दोनों हवा में है तो फ्री फॉल कर रहे हैं, फ्री फॉल करते समय क्या बोथ ऑफ देम हैव अ सेम एक्सेलरेशन? अगर दोनों का एक्सेलरेशन सेम है तो मैं यहां पर ये बोल सकता हूं कि एक्सेलरेशन ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी क्या होगा, 0। यही तो मजेदार बात थी, ग्राउंड से देखने पे लग रहा है कि प्रोजेक्टाइल मोशन कर रहे हैं,
लेकिन बी के फ्रेम में देखने पर ऐसा लगेगा जैसे ए इज मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन, ए इज मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन, क्योंकि रिलेटिव एक्सेलरेशन इज 0, सो द वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी विल बी कांस्टेंट। मुझे उम्मीद है ये क्लियर होगा, मुझे उम्मीद है ये क्लियर होगा। आगे बढ़ा जाए, क्या अगला क्वेश्चन करने के लिए तैयार हैं? तैयार हैं भाई? चलिए अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आने वाला है। कहाँ गए भाई? कुछ लोग आजकल बड़ा लेट ज्वाइन कर रहे हैं, क्यों भाई? नाश्ता वास्ता करके आते हो क्या? ये सब चीजें तुम्हारे लिए ज्यादा जरूरी है? चाय की चुस्कियां लेकर के आ रहे हो? हैं? क्लास शुरू हो गई है 10 बजे, आप ज्वाइन कर रहे हैं 10:20 पर। शौक कम नहीं होने चाहिए, भले आईआईटी में सिलेक्शन हो या ना हो। अगर यही हालत रही ना तो आईआईटी के गेट के बाहर ना चाय की दुकान लगाओगे नालायक को, और वहां पर रजनीगंधा रख करके बेचना फिर आईआईटी के स्टूडेंट्स को, और तुम्हारे साथ जो तुम्हारी क्लास में पढ़ रहे हैं ना वो वहीं पे आकर के तुम्हारी दुकान से चाय खरीद करके पियेंगे। नालायक। शौक बहुत बड़ी चीज है इनके लिए। ये क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है, क्वेश्चन को पढ़ें फटाफट। Find the value of V so that particle collide in mid-air. बताएं। लक्की कुमार पूछ रहे हैं सर रजनीगंधा कौन खरीदेगा? बेटा तुम्हारी अगर यही हालत रही ना तो वो चाय की दुकान के बगल में तुम पंचर की दुकान लगाओगे, और जो पंचर की दुकान तुम लगाओगे ना बेटा लक्की, तो तुम ही जाकर के वहां से रजनीगंधा खरीदोगे। ठीक है, सवाल को सॉल्व करो जल्दी से, बता रहे। बताइए भाई, बताइए जल्दी। क्या लिखना है सर? गजब बेइज्जती की है। सवाल का जवाब दो बेटा। काफी सारे लोग आंसर निकाल चुके हैं और मुझे बोल रहे हैं कि सर 25 मीटर पर सेकंड आ रहा है। 25 मीटर पर सेकंड आंसर दिया जा रहा है। लेट्स सी, देखते हैं कि क्या होने वाला है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ बी? इस बार बोल दिया कि कोलिजन हो रहा है। इस बार सवाल में थोड़ा सा परिवर्तन किया गया है। इस बार वो ये नहीं पूछ रहा कोलिजन हो रहा है या नहीं हो रहा, उसने बोल दिया कि कोलिजन तो हो रहा है भैया हवा में। अब आपसे बोला गया कि देखें, क्वेश्चन को समझें। इस टावर से 10 मीटर पर सेकंड से एक पार्टिकल को हॉरिजॉन्टली प्रोजेक्ट किया गया, और एक 40 मीटर के टावर से एक पार्टिकल को v वेलोसिटी से प्रोजेक्ट किया गया। कितने एंगल पे? 37। साफ साफ बोल दिया कि कोलिजन हो रहा है, क्लियरली बोल दिया गया है। क्या करना चाहिए? कॉन्सेप्ट क्लियर है, दोनों को ज्वाइन कर दो। इस लाइन को ज्वाइन करो, एक ही लाइन में हो जाएगा। क्या इस लाइन को ज्वाइन कर दें भाई? ये लाइन हॉरिजॉन्टल के साथ सपोज अल्फा एंगल बना रही है, क्या आप अल्फा की वैल्यू बता पाएंगे? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ tan अल्फा? tan अल्फा बताएं जल्दी से, क्या लिखेंगे? ये डिस्टेंस आपको दिखाई दे गया होगा, 10 होगा। ये 40 था, ये 50 था, तो ये डिस्टेंस 10 और ये 20, तो tan अल्फा की वैल्यू हो जाएगी परपेंडिकुलर अपॉन बेस 1/2। 1/2। क्या ये बात समझ आ रही है? ठीक है। अब क्या करना है, किसी एक के फ्रेम में चले जाते हैं। मान लो इसको अपन ने बी बोला और इसको अपन ने ए बोला, क्या हम बी के फ्रेम में चले जाएं? अगर हम बी के फ्रेम में जाएंगे तो बी के वेलोसिटी वेक्टर को उल्टा करके जोड़ देंगे। बी के वेलोसिटी वेक्टर को उल्टा करके जोड़ देंगे। अगर हम ए के फ्रेम में चले जाएं तो भी कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा करते हैं, ए के फ्रेम में चले जाते हैं। ए के फ्रेम में जाने में थोड़ा आसान होगा, क्योंकि ए के पास सिर्फ एक ही वेलोसिटी है। ए के पास कितनी वेलोसिटी है? 10। क्या इसको उल्टा करके बी में जोड़ दिया जाए? तो जल्दी से मुझे ये बताओ, वेलोसिटी ऑफ बी इन फ्रेम ऑफ ए, उसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट था v cos 37, मतलब 4b/5 प्लस 10 को उल्टा करके जोड़ दिया, और वर्टिकल कंपोनेंट कितना है? v sin 37, मतलब 3b/5। क्या आप समझ पा रहे हैं? ये वेलोसिटी में ये 10 कहां से आया, ये समझ में आ रहा है? एक ही वेलोसिटी को उल्टा करके जोड़ दिया, तो ये हो जाएगा आपका क्या बेटा? ये हो जाएगा वेलोसिटी ऑफ बी इन फ्रेम ऑफ ए। क्या ये एंगल अगर बीटा है तो कोलिजन अगर हो रहा है तो व्हाट इज द कंडीशन ऑफ कोलिजन? जल्दी से गरीब भाई बंधु बताएं, व्हाट इज द कंडीशन ऑफ कोलिजन? कोलिजन होने की कंडीशन क्या है? क्या अल्फा बराबर बीटा होना चाहिए? जल्दी से बताएं, यहाँ पे tan बीटा की वैल्यू क्या लिखेंगे? tan बीटा बराबर परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर कितना होगा? 3b/5 अपॉन 4b/5 प्लस 10। क्या ये वैल्यू मैंने सही लिखी है?
और tan बीटा की वैल्यू किसके बराबर होगी, tan अल्फा, और tan अल्फा की वैल्यू आप जानते हैं, दिस इज व्हाट 1/2। क्या बराबर कर दें, क्या बराबर कर दें? इसके आगे आपको सॉल्व करना आता है, इसके आगे आपको सॉल्व करना आता है, जल्दी से बताएं इसके आगे सॉल्व करने पे आपका जवाब क्या आ रहा है? 25 ही आ रहा है क्या? किसी को नहीं समझ में आया हो तो पूछ सकता है, किसी को नहीं समझ में आया हो तो पूछ सकता है। सभी को आ गया क्या? क्या क्या बात क्या है यार, तुम लोगों का मतलब क्या आईक्यू लेवल बढ़ गया है क्या? तुम लोगों ने मेहनत करना शुरू कर दी है? मतलब आंसर, अब आज पहले मैं पूछता था किसी को आया या नहीं आया, तो ज्यादातर लोगों का आंसर नो आता था। आजकल देखता हूँ 95% लोगों का आंसर यस आता है। तो यहाँ पे इसको सॉल्व करके देख लेते हैं। ये वैल्यू को 2 को मल्टीप्लाई करेंगे, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हो जाएगा आपका 6b/5 माइनस 4b/5 इज इक्वल टू 10। सॉल्व कैसे किया जाता है आप लोग खुद जाने। तो 2b/5 इज इक्वल टू 10, तो यहां से बेटा v की वैल्यू आ जाती है 25 मीटर पर सेकेंड। चलिए बहुत बढ़िया, समझ गए? क्या कोलिजन के क्वेश्चंस को आप सॉल्व कर पाएंगे? क्या कोलिजन के क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएंगे? एक स्टूडेंट बोल रहे हैं कि सर ये बीटा क्या है? बेटा बीटा यहाँ पर जो वेलोसिटी वेक्टर हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल बना रहा है वो है। एक बार आप अपने लेक्चर नोट्स को रिवाइज करें, समझ आ जाएगा। अगले सवाल की तरफ बढ़े। ऐसे सवाल मत पूछा करो, शर्म आ जाती है मुझे कि बीटा क्या है। हाँ, नाउ द नेक्स्ट टॉपिक। अब हम यहाँ पर अगला टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, कैलकुलेशन ऑफ मिनिमम डिस्टेंस ऑफ अप्रोच। मिनिमम डिस्टेंस ऑफ अप्रोच का मतलब क्या है? जैसे कि अभी मान लो दो पार्टिकल में कोलिजन हो गया है, तो इस केस में जैसे कि अभी हमने प्रीवियस जो भी सवाल किए, उस केस में अगर मैं आपसे पूछूं कि मिनिमम डिस्टेंस क्या था, तो आपका जवाब क्या होता? अगर दो पार्टिकल्स के बीच में कोलिजन हो रहा है तो उस केस में मिनिमम डिस्टेंस कितना होगा दो पार्टिकल्स के बीच में? 0। जब मुलाकात ही हो गई तो मिनिमम वैल्यू क्या होगी, दोनों के बीच की मिनिमम दूरी क्या होगी? 0। लेकिन सवाल ऐसे भी तो बन सकते हैं ना कि जिसमें कोलिजन ना हुआ हो, मतलब ए की मुलाकात बी से ना हुई हो, उस समय आपसे ये पूछा जा सकता है कि ए और बी के बीच की मिनिमम दूरी क्या होगी। इस पैटर्न के सवाल बहुत पूछे जाते हैं। हेडिंग डालें कैलकुलेशन ऑफ मिनिमम डिस्टेंस ऑफ अप्रोच। सवाल किस तरीके के होंगे? चिंटू आ रहा है, पिंटू आ रहा है, लेकिन चिंटू की मुलाकात पिंटू से नहीं हो पाई। लेकिन कभी ना कभी ऐसा तो हुआ होगा कि जब चिंटू और पिंटू के बीच का जो डिस्टेंस था वो मिनिमम रहा होगा, वो मिनिमम रहा होगा। ठीक है, जरा देखिएगा, ये सवाल में आपके सामने लिखा है, जरा इस सवाल को देखिएगा ध्यान से, पहले इस सवाल को पढ़ लीजिए। ठीक है, यहां पर ये कार ए, मान लो चिंटू की कार है और ये पिंटू की कार है। ये दोनों हॉरिजॉन्टल ट्रैक्स पे मूव कर रहे हैं, दो परपेंडिकुलर ट्रैक्स हैं, दो रोड है और उन पे मूव कर रहे हैं। चिंटू कितनी स्पीड से चल रहा है? चिंटू कितनी स्पीड से चल रहा है? 9 मीटर पर सेकेंड। और पिंटू 12 मीटर पर सेकेंड। टी बराबर 0 पर यहां पर ये दूरी कितनी दी हुई है? 90 मीटर। और ये दूरी भी कितनी दी हुई है? 90 मीटर। जैसे सबसे पहला सवाल अगर मैं आपसे ये पूछ लेता, आप ऐसा सवाल ऑलरेडी कर चुके हैं कि कोलिजन होगा या नहीं होगा। इफ आई विल आस्क यू कि कोलिजन होगा या नहीं होगा, तो समझदार हो, देखते ही समझ आ गया होगा कि नहीं होगा, क्योंकि ओरिजिन तक चिंटू को पहुंचने में कितना समय लगेगा? डिस्टेंस ट्रेवल करना है 90 मीटर और स्पीड है 9, तो 90/9 10 सेकंड लगेंगे। लगेंगे या नहीं लगेंगे? लेकिन यहां पर पिंटू को पहुंचने में कितना समय लगेगा वो आप देख पा रहे हैं, 10 सेकंड से कम लगेगा, 90/12। तो ये तो तय है कि चिंटू की मुलाकात पिंटू से नहीं हो पाएगी, मतलब हम ये कह सकते हैं चिंटू और पिंटू मीट नहीं करेंगे। ग्रेविटी वगैरह नहीं है। स्टूडेंट कह रहे हैं कि ग्रेविटी क्या है? नालायक, सड़क पे चल रहे हैं, हवा में नहीं उड़ रहा चिंटू। कैसे गजब के क्वेश्चन पूछते हो बे, ये हॉरिजॉन्टल ट्रैक है, ग्रेविटी का क्या करें यार? इनको कोई थोड़ा महंगा वाला ला करके दो ना यार, ये इतना सस्ता लेने लगे हैं कि कैसे गजब गजब के आंसर पूछते हैं। ये हॉरिजॉन्टल प्लेन है भाई, हॉरिजॉन्टल प्लेन।
और इस हॉरिजॉन्टल, ये रोड है, रोड तुम्हारी, ठीक है, ये दो परपेंडिकुलर ट्रैक्स हैं, हवा में नहीं है वो, ठीक है बेटा। क्या लिखना है सर, ड्राई स्टेट से हैं, अबे सुधर जाओ सुधर जाओ, पिताजी अभी देख लिए ना बेटा, पीछे से हवाई चप्पल और जूतों की माला चढ़ जाएगी तुम्हारे ऊपर, ठीक है, उड़ा दिए जाओगे बॉम्ब लगा करके। चुपचाप से पढ़ाई पे ध्यान दो, ड्राई स्टेट से नाले। बेटा घर में बैठे हुए हो, थोड़ा सा ध्यान रखा करो, ठीक है, कहीं ऐसा ना हो कि पीछे से माँ ने एक चप्पल फेंक करके मारी और उड़ा दिया तुम्हें, कोलिजन तुम्हारा हो जाएगा चप्पल के साथ, चिंटू का पिंटू से होगा या नहीं होगा, लेकिन माँ का निशाना एकदम पक्का लगेगा। उनको प्रॉपर टाइमिंग, एंगल, वेलोसिटी सब कुछ पता होगा। चलिए ध्यान से देखिएगा। हाँ, अगर ये वाला डिस्टेंस 90 की बजाय 120 होता, 90 की बजाय कितना होता, 120 होता, तो मेरे हिसाब से चिंटू की मुलाकात पिंटू से हो जाती, क्योंकि अगर ये डिस्टेंस 120 होता तो उसको भी यहाँ से यहाँ तक आने में 10 सेकंड लगते, और इसे भी यहाँ से यहाँ आने में 10 सेकंड लगते, तो मुलाकात हो जाती। लेकिन आज तो मुलाकात नहीं हो रही। तो अगर मुलाकात नहीं हो रही तो हमसे सवाल में क्या पूछा गया, फाइंड द मिनिमम सेपरेशन बिटवीन द ए एंड बी। ये सवाल मैं आप लोगों को करके दिखाऊंगा, बहुत ध्यान से सुनिएगा कि ऐसे सवालों को हम कैसे अप्रोच करते हैं, हम रिलेटिव के कॉन्सेप्ट से कैसे ऐसे क्वेश्चंस को अप्रोच करते हैं। अगले 5 मिनट तक बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा, आपको समझ आ जाएगा, बहुत आसान। ये तो तय है ना कि कोलिजन नहीं होगा, ये बात समझ आ गई, ये तो तय है ना कि कोलिजन नहीं होगा। अब हमसे क्या पूछा जा रहा है कि चिंटू और पिंटू, मतलब ए फॉर चिंटू, बी फॉर पिंटू, चिंटू और पिंटू के बीच की मिनिमम दूरी कितनी रही होगी। इन सवालों को करने के लिए हम रिलेटिव के कॉन्सेप्ट्स का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं, रिलेटिव के कॉन्सेप्ट्स का। हम क्या करते हैं, किसी भी एक के फ्रेम में चले जाते हैं, किसी भी एक के फ्रेम में चले जाते हैं, उसके बाद सवाल को अप्रोच करते हैं। जैसे कि हम यहाँ पे इन फ्रेम ऑफ बी चले जाते हैं। किसके फ्रेम में चले जाएं बेटा, इन फ्रेम ऑफ बी। क्या ये बात समझ पा रहे हैं आप लोग। अगर हम बी के फ्रेम में चले गए, देखते जाइएगा, कुछ चैट में टाइप मत करिएगा, है ना। अब मैं आपकी चैट नहीं पढ़ने वाला। बी के फ्रेम में चले गए, बी रेस्ट पर आ गए, तो बी के फ्रेम में जाते हैं, तो हम जिसके फ्रेम में जाते हैं तो हमें कुछ करना पड़ता है, हमें उसके वेलोसिटी वेक्टर को उल्टा करके जोड़ना पड़ता है। इसके पास वेलोसिटी वेक्टर कितना है, 12। क्या हमें 12 को उल्टा करके ए में जोड़ना होगा। तो हम ये कह सकते हैं कि देखो, पहले तो ए की वेलोसिटी इस डायरेक्शन में 9 मीटर पर सेकंड थी, वाई कह लो, लेकिन बी के वेलोसिटी को उल्टा करके जोड़ देंगे, तो हम ये कह सकते हैं बी अगर ए को देख रहा होगा, बी अगर ए को देख रहा होगा, तो ए उसे एक्स एक्सिस के अलोंग 12 मीटर पर सेकंड से और वाई एक्सिस के अलोंग 9 मीटर पर सेकंड से चलता हुआ दिखाई दे रहा होगा। क्या ये बात समझ आ रही है आप लोगों को। क्या ये बात आप लोगों को समझ में आ रही है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। एक बात बताओ, अगर मैं इन दोनों की लाइन को ज्वाइन कर दूं, इस वाली लाइन को ज्वाइन कर दूं, ये वाली लाइन, तो ये वाली लाइन हॉरिजॉन्टल के साथ कितना एंगल बना रही है, लाइन जॉइनिंग ए एंड बी। अगर इस एंगल को मैं अल्फा बोलता हूं, तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ tan अल्फा। समझदार हो, पढ़े लिखे हो, जल्दी बता देना। tan अल्फा ये भी 90 है और ये डिस्टेंस भी 90 है, तो 90 अपॉन 90 1 आ गया, tan अल्फा बराबर 1। अल्फा कितना आ गया, 45 डिग्री। इतना तो समझ आ गया होगा। अगर मैं आपसे बीटा पूछूं, बीटा, बीटा क्या है, बीटा है वेलोसिटी वेक्टर का एंगल हॉरिजॉन्टल के साथ। तो आप देख पा रहे हैं हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट 12 था, वर्टिकल कंपोनेंट 9 था। ये तो तय है ना बेटा कि इन दोनों का रिजल्टेंट इधर ही कहीं आएगा। दिस इज द वेलोसिटी ऑफ बी इन फ्रेम ऑफ ए, सॉरी उल्टा लिख दिया, वेलोसिटी ऑफ ए इन फ्रेम ऑफ बी। मान लो हॉरिजॉन्टल के साथ बीटा एंगल बना रहा है, क्या आप मुझे बीटा की वैल्यू बता पाएंगे। क्या आप मुझे बीटा, क्या अल्फा बीटा के बराबर होगा। अरे अगर होता तो कोलिजन ही हो जाता ना। जरा देखो ध्यान से, tan बीटा की वैल्यू क्या लिखोगे, परपेंडिकुलर कंपोनेंट जो कि 9 है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जो कि 12 है। तो जल्दी से देख करके बताओ व्हाट इज tan बीटा। क्या tan बीटा की वैल्यू 9/12 मतलब 3/4। समझदार हो तो बीटा की वैल्यू क्या 37 डिग्री आ गई। क्या यहाँ से बीटा की वैल्यू 37 डिग्री आ गई है गरीबों। आप देख पा रहे हैं क्या अल्फा बीटा के बराबर आ रहा है।
क्या अल्फा बीटा के बराबर आ रहा है? नहीं आ रहा, और आना भी नहीं चाहिए क्योंकि कोलिजन हो ही नहीं रहा। आपको पता है कि ये पूरा का पूरा एंगल 45 डिग्री है, ये वाला एंगल। क्यों? क्योंकि ये भी 45 तो ये भी 45, ऑल्टरनेट एंगल्स। लेकिन वेलोसिटी वेक्टर अगर बी देख रहा है ए को, समझदारी से समझिएगा, बहुत आराम से समझा रहा हूं, अभी समझाने में 5 मिनट लगेंगे, एक बार समझ जाएंगे तो अगली बार सवाल करने में आपको 1 मिनट लगेगा, अगली बार सवाल करने में आपको सिर्फ 1 मिनट लगेगा, इसलिए ध्यान से देखिएगा, ठीक है। ये एंगल 45 है, लेकिन वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी जो एंगल बना रहा है वो 37 बना रहा है। तो इसका मतलब बी अगर ए को देख रहा है तो वो उसे 37 डिग्री पे जाता हुआ दिखाई देगा। आप समझ पा रहे हैं? कितने पे जाता हुआ दिखाई देगा? 37 डिग्री पे जाता हुआ दिखाई देगा। मतलब मैं अगर इसकी लाइन बनाना चाहूं तो इसकी लाइन कुछ इस तरीके से बनेगी, लाइक दिस। और इसके अलोंग क्या होगा? वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी। क्या आप समझ गए? क्या ये बात आपको समझ में आ रही है? आपको समझ में आ रहा है कि ये वाला एंगल 37 डिग्री होगा, जो कि हम ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं, 37 डिग्री। और ऑब्वियस सी बात है कि 37 45 से कम है तो इस लाइन के तो ऊपर ही जाएगा। देखो, दो पॉसिबिलिटी हो सकती है। जब बी ए को देख रहा है तो या तो वो ऐसे जाता हुआ दिखाई देगा, या तो इस लाइन के ऊपर से जाता हुआ दिखाई देगा, या उस लाइन के नीचे से जाता हुआ दिखाई देगा। यही तो पॉसिबिलिटी हो सकती है। अगर ये बीटा की वैल्यू, अगर बेटा ये बीटा की वैल्यू 45 से ज्यादा आ जाती, 45 से ज्यादा आ जाती, तो बी को ऐसा लगता है कि ए ऐसे जा रहा होगा, बी को ऐसा लगता है कि ए ऐसे जा रहा होगा। और अगर 45 से कम है, जो कि इस केस में है 37 आ रही है, तो बी को ऐसा लगेगा कि ए ऐसे जा रहा है। ये बात क्लियर है? और हमें ये पता है ये एंगल कितना हो जाएगा? 37 डिग्री। ये एंगल कितना हो जाएगा? 37 डिग्री, क्योंकि ये वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए का एंगल है। मैथ्स है बेटा, मैथ्स तुम्हारी बहुत स्ट्रांग है, हमने सुना है। अगर ये एंगल 37 है, आपको पता है ये डिस्टेंस कितना है? 90 मीटर। ये डिस्टेंस 90 मीटर है, तो 10 37 बराबर परपेंडिकुलर अपॉन बेस 3/4। अगर ये 90 है तो ये वाला डिस्टेंस जो है, ये वाला डिस्टेंस हो जाएगा आपका 120। ये वाला देखो आराम से, दिखाई दे रहा है कुछ? तो टोटल डिस्टेंस 120 हो जाएगा। ये डिस्टेंस कितना था बेटा? 90। तो बताना ये वाला डिस्टेंस कितना होगा? ये वाला डिस्टेंस जल्दी बताओ। 120 माइनस 90 क्या 30 हो जाएगा? लोगों से पूछा जाता है मिनिमम डिस्टेंस बताओ कितना होगा, लोग कहते हैं 30, लोग कहते हैं 30 होगा मिनिमम डिस्टेंस। मैं आपसे एक बात पूछना चाहूंगा कि बी ये रहा, बी एक पॉइंट है, ये एक स्ट्रेट लाइन है, किसी भी पॉइंट से स्ट्रेट लाइन पर मिनिमम डिस्टेंस क्या होता है? ये आपने बहुत पहले पढ़ा होगा, बचपन से जानते होंगे कि कोई भी स्ट्रेट लाइन पर किसी भी पॉइंट से अगर मिनिमम डिस्टेंस निकालना है, क्या वो मिनिमम डिस्टेंस परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा? इस पॉइंट से जो आपने ये डिस्टेंस निकाला 30 मीटर, क्या ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है क्या? नहीं। तो क्या करें भाई? क्या मैं यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दूं? देख पा रहे हैं आप ये परपेंडिकुलर लाइन? इसको एंगल को 90 बोल दिया। ये देखो ध्यान से, यहां पर ये जो डिस्टेंस है बेटा, ये डिस्टेंस, यही आपका डी मिनिमम होगा, यही आपका डी मिनिमम होगा। और ये आप बहुत प्यार से निकाल सकते हैं, क्योंकि आपको इस राइट एंगल ट्रायंगल में, क्या आपको दिखाई दे रहा है ये राइट एंगल ट्रायंगल है? इस राइट एंगल ट्रायंगल में आपको हाइपोटेन्यूज पता है, एंगल पता है, क्या ये वाली साइड निकाल पाएंगे? तो जरा ध्यान से देखिएगा, आप यहाँ पे क्या लिखेंगे? साइन 37 इज इक्वल टू डी मिनिमम डिवाइडेड बाय 30। तो साइन 37 की वैल्यू कितनी है? 3/5। मेरे हिसाब से मेरा जवाब आ चुका है, आपके बारे में मुझे पता नहीं कितना आ रहा है बेटा। 18। 18 मीटर will be the minimum distance. 18 meter will be the minimum distance.
एक जना पूछ रहे हैं, देखिएगा गरीब, देखिएगा कितने गरीब भरे हुए हैं हमारे इस बैच में। एक जना पूछ रहे हैं कि ये 120 कैसे आ गया, ये डिस्टेंस 120 कैसे आ गया। बेटा ये एंगल 37 है, ये डिस्टेंस 90 है, ये आपको एक राइट एंगल ट्रायंगल दिखाई दे रहा है बेटा। तो tan 37 बराबर क्या लिखेंगे, परपेंडिकुलर 90 अपॉन बेस, और सॉल्व कर लेना। तो वहां से बेस की वैल्यू 120 आ जाएगी, क्योंकि tan 37 की वैल्यू 3/4 होती है ना। तो अगर ये 90 है तो ये 120 आ जाएगा। समझ में आया क्या किया? एक बार मैं फटाफट से दोबारा से बताऊंगा, एक बार क्विक जल्दी से बताने जा रहा हूं, ध्यान से सुन लेना। हमने क्या किया, सबसे पहले हम किसी एक के फ्रेम में गए, जिसके फ्रेम में गए उसके वेलोसिटी को उल्टा करके जोड़ दिया, ये जोड़ दिया, ये 12 ये 9। फिर हमने ये देखा कि वेलोसिटी वेक्टर हॉरिजॉन्टल के साथ कितना एंगल बना रहा है, वो कैसे देखते हैं। देखो इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट 12 और वर्टिकल कंपोनेंट कितना है, 9। ठीक, तो हमने देखा कि मान लो ये एंगल बीटा है, तो tan बीटा की वैल्यू क्या लिखेंगे, परपेंडिकुलर बेटा अपॉन बेस। परपेंडिकुलर 9 है और बेस कितना 12, तो 9/12 ये वैल्यू निकाल दी, 9/12, तो ये कितना आ गया 37 डिग्री। तो 37 डिग्री आया, तो इसका मतलब क्या है, अल्फा के बराबर आ रहा है, नहीं आ रहा। अल्फा कौन सा एंगल है, अल्फा वो एंगल है जो ए और बी को ज्वाइन करने पे बन रहा है। और ऑब्वियस सी बात है, अगर कोलिजन नहीं हो रहा तो अल्फा की वैल्यू बीटा के बराबर नहीं आएगी। तो हॉरिजॉन्टल के साथ वेलोसिटी वेक्टर 37 डिग्री का एंगल बना रहा है, जो कि 45 से कम है। तो इसका मतलब बी अगर ए को देखेगा तो ए इस दिशा में चलता हुआ दिखाई देगा, ए इस दिशा में चलता हुआ दिखाई देगा, दैट्स ऑल, बस कहानी खत्म। इसके आगे मैथ्स है, इसके आगे मैथ्स है, इसके आगे आप खुद से सॉल्व कर सकते हैं, पूरा का पूरा मैथ्स है। अगला पार्ट क्या पूछा गया, फाइंड द इंस्टेंट व्हेन द डिस्टेंस इज मिनिमम। फाइंड द इंस्टेंट व्हेन द डिस्टेंस इज मिनिमम। एक बात बताओ, वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी का मैग्नीट्यूड कितना है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट 12, वर्टिकल कंपोनेंट 9, मैग्नीट्यूड कैसे निकालोगे, 12 का स्क्वायर प्लस 9 का स्क्वायर करके देख लो। यहां से तुम्हें वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी का मैग्नीट्यूड पता चल जाएगा, 15 मीटर पर सेकंड। मतलब हम ये कह सकते हैं कि बी जब ए को देख रहा है, बी जब ए को देख रहा है तो क्या ए उसे 15 मीटर पर सेकंड से चलता हुआ दिखाई दे रहा है। और आपसे सवाल में पता है क्या पूछा गया है, आपसे सवाल में पूछा गया है कि यहां से यहां तक ये डिस्टेंस चलने में उतना कितना समय लगा, ये डिस्टेंस कैसे निकालोगे। अगर आपसे टाइम पूछा गया है तो कैसे निकालोगे, जल्दी बताओ। टाइम बराबर क्या डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है, टाइम बराबर क्या डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है। ये डिस्टेंस आप कैलकुलेट कर पाओगे क्या, ये मैथ्स है आपके लिए। आपको पता है कि देख लेना पाइथागोरस से, ये वाला डिस्टेंस जो है 24 मीटर आ जाता है, ये वाला डिस्टेंस कितना आ जाता है, 24 मीटर। ठीक है, एक बात बताओ, अगर ये लेंथ 120 है और ये लेंथ 90 है, तो टोटल लेंथ कितनी होगी, ये वाली टोटल लेंथ कितनी होगी यहां से यहां तक, पाइथागोरस लगा करके बताओ कितनी होगी। 150 मीटर, 150 मीटर। देखो आराम से, मैंने मान लो इस पॉइंट को ए बोला था और जिस पॉइंट पे मुलाकात हुई उसको ओ बोल दिया, तो क्या आप ए ओ डिस्टेंस निकाल सकते हो, सोचो ध्यान से देखो। ए ओ क्या होगा, यहाँ पर पूरा डिस्टेंस कितना है बेटा 150, ये वाला डिस्टेंस कितना है 24, तो 150 माइनस 24 कितना आया 126। स्पीड कितनी थी 15, 126/15। दिस विल गिव यू द टाइम, this is the time, this is the answer of a B part, this is the answer of your B part, 126 divided by 15 जो कि about 8.4 हो जाएगा। देखो आराम से, डायग्राम थोड़ा सा गंदा हो गया है क्योंकि कैलकुलेशंस थी, अदरवाइज सवाल बहुत आसान है, 2 मिनट में ऐसे सवाल हो जाते हैं। मुझे समझाना था इसलिए थोड़ा सा वक्त ज्यादा लगा। ठीक है, सिंपल सी बात है। देखो यहाँ पे 9 मीटर पर सेकंड से चल रहा है, तो 90 मीटर चलने में उसे 10 सेकंड लगेंगे, और इस डायरेक्शन में वो चल रहा है 12 मीटर पर सेकंड से, तो ऑब्वियस सी बात है जितनी देर में इधर 90 मीटर चलेगा
उतनी देर में एक्स एक्सिस के अलॉन्ग वो 120 मीटर चल जाएगा। नोट कर लिया आपने? क्लियर है आप लोगों को? एक स्टूडेंट पूछ रहे हैं कि ये मिनिमम डिस्टेंस कैसे हुआ। बेटा थोड़ा सा दिमाग का यूज करो। इस पॉइंट से इस लाइन पर जो भी परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे वही तो मिनिमम डिस्टेंस होगा। टाइम वाला, टाइम बेटा खुद से कैलकुलेट करना। टाइम होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड, मैं नहीं बताऊंगा, मैथ्स का सवाल है ना। डिस्टेंस अगर कैलकुलेट नहीं करना आता तो छोड़ दो, त्याग दो आईआईटी की तैयारी। वेलोसिटी कैसे आया, टाइम कैसे आया, देखो कैसे गधों जैसे सवाल पूछ रहे नालायक। इनको ये नहीं पता कि वेलोसिटी 15 मीटर पर सेकंड कैसे आई है। छोड़ क्यों नहीं देते हो तुम यार, आईआईटी का बदनाम कर रहे हो यार। ये तुम्हें दिख रहा है ये 12 है एक कंपोनेंट और एक कंपोनेंट 9 है, तो वेलोसिटी कैसे आई? वेलोसिटी ऐसे आई बेटा, 12 का स्क्वायर प्लस 9 का स्क्वायर। ये लो मैं करके बता देता हूँ, देख लो तुम लोग। ये लो, इसको 15 लिख सकते हैं। ये लो बेटा अर्चित, देख लो तुम। चलिए आगे बढ़ते हैं। नहीं समझ में आया हो तो दोबारा से रिकॉर्डिंग देखना, कैलकुलेशन है और कुछ भी नहीं है। अगला क्वेश्चन करते हैं। थोड़ा सा दिमाग का यूज करेंगे, सवाल आसानी से सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन आप देखें यहाँ पर। इस क्वेश्चन में आपके पास एक टावर है। इस टावर की हाइट आपको 110 मीटर दी हुई है। ये वैसा ही सवाल है जैसा मैंने आपको होमवर्क में दिया था, बस इस बार थोड़ा सा चेंज कर दिया है। उसमें टावर की हाइट 100 मीटर थी, इस बार 110 मीटर कर दी है। और इन दो टावर्स के बीच का जो सेपरेशन है वो 80 मीटर है। इन दो टावर्स के बीच का जो सेपरेशन है वो 80 मीटर है। इस टावर की हाइट कितनी है? 40 मीटर। यहां से दो पार्टिकल्स को फेंका गया। थोड़ी देर पहले तारीफ कर दी थी, इसका नतीजा ये मिला। मुझसे पूछ रहे वेलोसिटी कैसे आई। सवाल को देखें, आपको ये तो समझ में आ रहा होगा, एज इट इज वैसा ही सवाल है। देखो सारा डेटा मैंने सेम रखा है, बस एक डेटा चेंज किया, टावर की हाइट। बस एक डेटा चेंज किया, टावर की हाइट। टावर की हाइट 110 कर दी है। सबसे पहला सवाल ये तो देखते समझ आ गया होगा कि कोलिजन तो नहीं होने वाला है ना, क्योंकि एक पैरामीटर चेंज कर दिया है, तो डेफिनेटली ए का कोलिजन बी के साथ नहीं होगा। अगर बी पार्ट में पूछा है कि अगर कोलिजन नहीं हो रहा, देन यू हैव टू फाइंड द मिनिमम डिस्टेंस। आपको मिनिमम डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। ठीक है, ऊपर जो क्वेश्चन कराया है बिल्कुल वही सेम पैटर्न का क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए होमवर्क रहेगा, क्योंकि मैथ से थोड़ी सी तो आप खुद से करें, सब टाइम दीजिएगा हो जाएगा। क्या घर से करके ले आएंगे इस क्वेश्चन को? करके ला पाओगे कि नहीं? ठीक है, ये होमवर्क है आपके लिए, ट्राई करिएगा आराम से। ठीक है, अगले सवाल की तरफ बढ़े। बहुत सिंपल सा सवाल है, 3 से 4 मिनट के अंदर पूरा सवाल हो जाएगा। किसी एक के फ्रेम में चले जाना, देख लेना भाई। ठीक है, नेक्स्ट करके लाना है, याद रखना इस बात को। आंसर नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा बेटा, सॉल्व करके लाओ। आंसर पता चल गया तो तुम सॉल्व कर ही लोगे। ये टैलेंट तुम्हारे पास बहुत अच्छा है। शीट भी तो तुम ऐसे ही सॉल्व करते हो, पहले आंसर देखते हो फिर सॉल्व करते हो क्वेश्चन, तो आंसर नहीं बताने वाला। चलिए नेक्स्ट टॉपिक, रेन मैन प्रॉब्लम्स। देखिए रिलेटिव में हम कुछ अलग अलग प्रोफाइल के क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। जैसे कि मैं आपको बता देता हूं कि रिलेटिव में अभी हमारे पास क्या क्या टॉपिक्स बचे हुए हैं। रेन मैन, इसके बाद फ्लैग फ्लटरिंग, झंडा कहाँ फहरेगा, क्या किले पे फहरेगा, अच्छा, रिवर बोट, ठीक है, इसके बाद विंड प्लेन। ये हमारे 4 टॉपिक्स बचे हुए हैं। मैं अब अगले टॉपिक की तरफ मूव कर रहा हूँ, मतलब रिलेटिव में सिर्फ हमारे सामने ये 4 ही टॉपिक्स बचे हुए हैं। बारिश का मौसम है तो चलिए रेनमैन की प्रॉब्लम्स पे सबसे शुरुआत की जाए। रेनमैन, फिर बाद में बात करेंगे किसकी, रिवर बोट की। क्लियर? देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। रेनमैन में देखते हैं कि किस तरीके की प्रॉब्लम्स होते हैं और क्या पूछा जाता है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर रेनमैन प्रॉब्लम्स में क्या होगा, बारिश हो रही होगी,
चिंटू भैया के हाथ में छाता होगा, चिंटू भैया हो सकता है चल भी रहे हो, और वैसा भी हो सकता है चल भी ना रहे। सवाल आपसे यहाँ पर ऐसे पूछे जाते हैं कि चिंटू भैया छाते को किस तरीके से होल्ड करें कि बारिश उनके ऊपर ना गिरे। मेरी बात को समझने का कोशिश करिए, बड़ा ही इंटरेस्ट है, माहौल बना करके पढ़ाई करेंगे, ठीक है? अगले 10 मिनट तक ध्यान से देखिएगा, बिल्कुल नया टॉपिक है, इंटरेस्टिंग टॉपिक है, मजा आने वाला है। जैसे कि आपको मैंने यहाँ पे एक डायग्राम दिखाया, क्या आप देख पा रहे हैं आपके चिंटू भैया? ठीक है, और चिंटू भैया के हाथ में एक अम्ब्रेला है, और यहाँ पर रेन इस तरीके से फॉल हो रहा है, इस तरीके से, ठीक है? तो जब रेन फॉल हो रहा है तो ऐसा थोड़ी है कि अम्ब्रेला को हम किसी भी डायरेक्शन में रखते हैं हम बच जाएंगे। हमें अपने आप को बचाना है। बचाने का मतलब क्या है? हमारे ऊपर रेन फॉल नहीं होनी चाहिए, तो हमें अम्ब्रेला को किसी एक पर्टिकुलर ओरिएंटेशन में ही रखना होगा, तभी तो हम उस बारिश से बच सकते हैं। अगर चिंटू भैया यहाँ पर इस अम्ब्रेला को ऐसे कर लेते, ये लोग इस तरीके से होल्ड कर लेते, क्या ये अपने आप को बारिश से बचा पाते? क्या अपने आप को ये बारिश से बचा पाते? नहीं बचा पाते। चिंटू भैया का मेन मकसद क्या है कि वो बारिश में भीगना नहीं चाहते। भैया आईआईटी की तैयारी कर रहे हैं, बारिश में अगर भीग भीग गए, तबीयत खराब हो गई तो फिजिक्स की क्लास छूट जाएंगी 2-3, और फिजिक्स छूट गई तो फिर कैसे कवर हो पाएगा? तो चिंटू भैया बारिश में घर से कुछ सामान लेने के लिए बाहर भेजा गया, छाता लेकर के गए हैं। आरवाई सर से फिजिक्स पढ़ी है तो उनको पता है कि छाते को कहां पर किस एंगल पर रख करके मैं अपने आप को बारिश से बचा सकता हूँ। तो सवाल को समझने का प्रयास करिएगा कि सवाल किस तरीके के पूछे जाएंगे कि अम्ब्रेला को कैसे होल्ड किया जाए कि हम अपने आप को बारिश से बचा पाए। ठीक है, कॉन्सेप्ट बहुत छोटा सा है, धीरे धीरे शुरुआत करूंगा, आगे बढ़ूंगा। सबसे पहला केस मैं यहाँ पे जो लेने जा रहा हूँ कि जो मैन है, मैन वो रेस्ट पर है। मैन किस पर है? रेस्ट पर है, मतलब मैन मूव नहीं कर रहा। चिंटू भैया बारिश में से छत पे खड़े हुए हैं, मूव नहीं कर रहे। बारिश हो रही है लेकिन चिंटू भैया शांति से खड़े हुए हैं। अब यहाँ पे सपोज देखना ध्यान से, मान लो बारिश इस तरीके से हो रही है, ये मैंने एरो बनाया, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? ये है वेलोसिटी ऑफ रेन। वेलोसिटी ऑफ रेन अगर मैं इस तरीके से लिख दूं तो इसका मतलब आर के आगे अगर मैंने कुछ भी नहीं लिखा है तो इसका मतलब क्या हुआ? अगर मैंने आर के आगे कुछ भी नहीं लिखा है तो इसका मतलब क्या हुआ? ये किस फ्रेम में है वेलोसिटी? ये किस फ्रेम में है वेलोसिटी? क्या मैं डायरेक्टली बोल सकता हूँ ये ग्राउंड फ्रेम में वेलोसिटी है? या इसी को बोला जा सकता है दिस इज द एक्चुअल वेलोसिटी ऑफ रेन। दिस इज द एक्चुअल वेलोसिटी ऑफ रेन। बारिश हो रही है मेरे भाई बंधु, क्या हो रही है? बारिश। बारिश कैसे फॉल हो रही है इस समय? क्या तुम्हें दिखाई दे रही है? वर्टिकली फॉल हो रही है। बारिश वर्टिकली फॉल हो रही है। चिंटू भैया आपके खड़े हुए, चिंटू भैया अब आपके खड़े हुए हैं। सवाल ये उठता है कि चिंटू भैया आप लॉजिकली खुद बताओ कि उन्हें अपने अम्ब्रेला को कैसे रखना चाहिए कि वो अपने आप को बचा पाए। उन्हें अपने अम्ब्रेला को किस तरीके से रखना चाहिए? क्या आपको समझ में आ रहा है कि उन्हें अपने अम्ब्रेला को इस तरीके से रखना चाहिए इस समय? बिल्कुल इस तरीके से, मतलब अम्ब्रेला की जो एक्सिस है वो बिल्कुल इसके पैरेलल होनी चाहिए। और अगर चिंटू भैया इस तरीके से अम्ब्रेला को होल्ड करके खड़े रहेंगे तो अपने आप को बचा पाएंगे। क्या मेरी बातें आपको समझ में आ रही हैं? क्या इसमें कोई रॉकेट साइंस लगाई है क्या मैंने? क्या अभी कोई रॉकेट साइंस लगाई है क्या भाई? क्या आप इस बात को समझ पा रहे हैं? चिंटू भैया अभी चल रहे हैं, रुके हुए हैं, छत पे खड़े हुए हैं भाई, माहौल का मजा ले रहे हैं तुम्हारी तरह। शाम का समय है, फिजिक्स पढ़ पढ़ के बोर हो गए हैं तो छत पे जाकर के खड़े हो गए हैं, बारिश का माहौल का मजा ले रहे हैं। बारिश कैसे फॉल हो रही थी? बारिश कैसे फॉल हो रही थी? वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में। ठीक है, अब कभी कभी आपने ऐसा भी देखा होगा कि बारिश होते समय हवा भी चल रही होती, फिर तो और ही आनंद आ जाता है, और उसमें चाय और पकौड़ी मिल जाए तो बस जीवन में इसके अलावा चाहिए क्या, है ना? बारिश भी हो रही है और हवा भी चल रही है, तो हवा चलने की वजह से क्या होता है कि कभी कभी जो बारिश है वो ग्राउंड फ्रेम में बिल्कुल वर्टिकल नहीं आती। मतलब मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कि जरूरी थोड़ी ना है कि भगवान ने ये बोला है कि बारिश हमेशा ऐसी हो। हो सकता है कि जब बारिश फॉल होना शुरू हुई उस समय हवा चल रही थी, और हवा चलने की वजह से क्या हुआ कि बारिश का मतलब जो रेन है उसका डायरेक्शन चेंज हो गया, और सपोज रेन अभी इस तरीके से फॉल हो रही है जो कि आपको इस फोटो में दिख रहा है।
क्या आप लोग देख पा रहे हैं? क्या आप लोग ये देख पा रहे हैं कि रेन इस समय ऐसे फॉल हो रही है? ऐसे क्यों फॉल हो रही है, क्या ये बताना चाहेंगे? अरे हो सकती है भैया, यहाँ से हवा चल रही है, तूफान चल रहा है, तूफान चलने की वजह से ग्राउंड फ्रेम में इस समय वेलोसिटी ऑफ रेन, इस समय वेलोसिटी ऑफ रेन मुझे बताएं, क्या वर्टिकल है? नहीं, हम कहेंगे कि इस समय ये इंक्लाइंड है। मान लो कितने एंगल पे? थीटा एंगल पे। अब बताओ, अगर चिंटू भैया इसी तरीके से अम्ब्रेला को होल्ड कर लें, क्या वो अपने आप को बचा पाएंगे? क्या वो अपने आप को बचा पाएंगे? नहीं बचा पाएंगे। अगर चिंटू भैया अपने आप को बचाना चाह रहे हैं, अभी रेस्ट पर है चिंटू भैया, मूव नहीं कर रहे, छत पे ही खड़े हुए थे, एकदम से हवा चलने लगी और हवा चलने की वजह से जो रेन इस तरीके से फॉल हो रही थी वो इस तरीके से फॉल ना होकर के इस तरीके से फॉल हो रही है। मैं आपसे सवाल पूछना चाहूंगा कि अम्ब्रेला को कैसे होल्ड करना पड़ेगा? अम्ब्रेला को कैसे होल्ड करना पड़ेगा, क्या आप बता पाएंगे? समझदार हैं, पढ़े लिखे लग रहे हैं, वो बात अलग है कि समझ में कुछ भी नहीं आता तुम लोगों को, लेकिन लग तो रहे हो शकल से। क्या इस तरीके से होल्ड करना पड़ेगा? क्या रेन जिस डायरेक्शन में आ रही है, अम्ब्रेला की जो डंडी है उसको उसके पैरेलल अपोजिट डायरेक्शन में इस तरीके से होल्ड करना पड़ेगा। जरा देखने का प्रयास करें, जरा देखने का प्रयास करें। मैथमेटिक्स के स्टूडेंट हैं तो मैं डायरेक्टली बोल सकता हूं कि अगर ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी थीटा होगा। और चिंटू भैया ने इस समय अम्ब्रेला को इस तरीके से होल्ड किया हुआ है। इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू? इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू? क्या हम ये कह सकते हैं कि वर्टिकल के साथ ये थीटा एंगल होगा? बहुत सिंपल सा। अभी इंसान रेस्ट पे था, मैन किस पे था? रेस्ट पे था, और उसे रेन उसी डायरेक्शन में आती हुई दिखाई दे रही होगी जो रेन की एक्चुअल वेलोसिटी होगी, जो रेन की एक्चुअल वेलोसिटी होगी। क्या मेरी बात समझ में आ रही है मैंने क्या बोला? इफ आई विल आस्क यू व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन, देखो यहाँ तीन एजेंट है, एक वेलोसिटी ऑफ रेन, एक वेलोसिटी ऑफ मैन, और तीसरा क्या है? वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन। अगर मैं आपसे पूछूं कि व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन, तो आप कहेंगे कि ये सेम ही होगा, क्योंकि मैन की जो वेलोसिटी है वो तो जीरो है। तो ग्राउंड फ्रेम में जो रेन की वेलोसिटी है, मैन को भी तो वही दिखाई दे रही होगी। नहीं आया? इतना समझ आया या नहीं आया? ये बताओ, यहां तक मैंने क्या कोई रॉकेट साइंस यूज करी है? तुम्हें ऐसा लग रहा है कि बहुत आसान सी चीज बताई है सर ने, इसमें कोई दिक्कत नहीं, और सवाल आपसे ऐसा पूछा भी नहीं जाएगा। ठीक है, ये तो बस मैंने माहौल बनाने के लिए ऐसा कर दिया। सवाल आपसे ये नहीं पूछा जाएगा कि अम्ब्रेला को कैसे होल्ड करें अगर मैन रेस्ट पर है तो। ठीक है, सवाल जब पूछा जाएगा तो चिंटू भैया रेस्ट पे नहीं होंगे, चिंटू भैया चल रहे, चिंटू भैया चल रहे होंगे। जैसे कि अब मैं यहाँ पर नेक्स्ट पार्ट जो लेने जा रहा हूँ, इन दिस केस मैन इज मूविंग। अगर चिंटू भैया चलने लग जाए तो उन्हें अपने अम्ब्रेला को कैसे होल्ड करना पड़ेगा? दिस इज इंपॉर्टेंट। सवाल आपसे यहीं से पूछे जाएंगे, सवाल आपसे यहीं से पूछे जाएंगे। सवाल को समझने का प्रयास करिएगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं आपसे कहूं कि केस नंबर 1 कि रेनफॉल हो रहा है इस तरीके से, अभी भी रेन वर्टिकली फॉल हो रहा है ना, केस नंबर 1, लेकिन चिंटू रेस्ट पे नहीं है, मूव कर रहा है। चिंटू रेस्ट पे नहीं है, मूव कर रहा है। चिंटू आगे की दिशा में जा रहा है, कितनी वेलोसिटी से? वीएम से। ये वीएम क्या है? वीएम क्या है? वीएम, व्हाट इज वीएम? वीएम इज द वेलोसिटी इन फ्रेम ऑफ ग्राउंड। अब देखिएगा ध्यान से, चिंटू मूव कर रहा है ईस्ट डायरेक्शन में, रेन इस तरीके से फॉल हो रहा है। सवाल, सबसे पहला सवाल, क्या चिंटू को रेन अभी वर्टिकली फॉल होती हुई दिखाई देगी? सबसे पहला सवाल। रेन वर्टिकली फॉल हो रही है, ये अलग चीज है। क्या चिंटू को रेन अभी भी वर्टिकली फॉल होता हुआ दिखाई देगा? नहीं, चिंटू को रेन उस डायरेक्शन में आता हुआ दिखाई देगा जो वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन होगा। चिंटू को रेन उस डायरेक्शन में आता हुआ दिखाई देगा जो कि वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन होगा। या फिर सिंपल सी बात ये कह सकते हैं, चिंटू चल रहा है ना, चिंटू को रोक दो। चिंटू जब रुका हुआ होगा
तो रुके हुए होने के समय, उस समय जो रेन आता हुआ दिखाई दे रहा होगा वही तो आपको एक्चुअल डायरेक्शन देगा या नहीं देगा। तो बेसिकली इफ आई विल आस्क यू व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन, तो आप इस तरीके से लिखेंगे दिस इज द वेलोसिटी ऑफ रेन माइनस वेलोसिटी ऑफ मैन। समझदार है तो मैं ये बोल सकता हूं कि मैन, बस यही काम की चीज है, मैन की वेलोसिटी को उल्टा करके जोड़ दो। क्या मैं इसी चीज को ऐसे लिख सकता हूं? आपको मैंने सब्ट्रैक्शन पढ़ाया था वेक्टर, मैंने कहा था सब्ट्रैक्शन इज नथिंग, इट इज जस्ट द एडिशन ऑफ टू वेक्टर्स। क्या हम ये कह सकते हैं कि चिंटू की वेलोसिटी को उल्टा करके जोड़ दो? नहीं आ रही मेरी बात समझ। क्या VRM और VR अभी दोनों सेम होंगे? क्या VRM और VR अभी दोनों सेम होंगे? नहीं होंगे। ये बात आपने फील करी है अपनी लाइफ में, पता है। फॉर एग्जाम्पल आप साइकिल चला रहे हैं और रेन वर्टिकली फॉल हो रहा है, तो आपको रेन वर्टिकली फॉल होते हुए ना दिखाई दे करके आपको रेन कुछ इस तरीके से फॉल होता हुआ दिखाई देता है, क्योंकि आपके रिस्पेक्ट में रेन की वेलोसिटी ये तो है ही नहीं। इफ आई विल आस्क यू क्या रेन की वेलोसिटी ये है आपके रिस्पेक्ट में, नहीं, आप कहेंगे आपके रिस्पेक्ट में ये है वेलोसिटी। क्या आप VRM कैलकुलेट कर सकते हैं? पता VRM कैलकुलेट करना है, मेरे साथ सभी को बोलना पड़ेगा। VRM कैलकुलेट करने का तरीका क्या होता है? क्या मैन की वेलोसिटी को उल्टा करके जोड़ दें? क्या मैन की वेलोसिटी को उल्टा करके जोड़ दें? जरा देखिएगा, वेक्टर्स आपने पढ़ा हुआ है, वेक्टर्स आपने पढ़ा हुआ है, समझदार है। ये रहा वेलोसिटी ऑफ रेन, ठीक। वेलोसिटी ऑफ मैन को उल्टा करके जोड़ा तो ये हो गया आपका क्या, माइनस के वेलोसिटी ऑफ मैन, माइनस के वेलोसिटी ऑफ मैन, ठीक। इन दोनों का रिजल्टेंट क्या आएगा? ये आएगा, ये दिस वन। ये क्या है? वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन। कहानी हकीकत में पता है क्या है? चिंटू को रेन इस डायरेक्शन में आती हुई दिखाई दे रही होगी, इस बात को समझिएगा। इसका मतलब मैं यहां पर अगर दोबारा से डायग्राम बनाना चाहूं तो मैं ये कह सकता हूं कि अगर चिंटू को अपने आप को बचाना है, अगर चिंटू को अपने आप को बचाना है तो देखना ध्यान से, ये एक्स और वाई एक्सिस, उसको रेन कैसे आती हुई दिखाई दे रही है? इस डायरेक्शन में आती हुई दिखाई दे रही है। ये रहा आपका VRM। अम्ब्रेला को कैसे होल्ड करना पड़ेगा? अम्ब्रेला को ऐसे होल्ड करना पड़ेगा, इस डायरेक्शन में। क्या कुछ समझ में आया आपको? क्या समझ में आया आपको मैंने क्या किया? इस समय वेलोसिटी ऑफ रेन विद रेस्पेक्ट टू मैन ऐसे फॉल हो रहा है, तो सिंपल सी बात है कि अपने अम्ब्रेला को ऐसे ही रखोगे ना, जहां से आती हुई दिखाई दे रही है उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में चिंटू को अपने अम्ब्रेला को होल्ड करना पड़ेगा लाइक दिस, तभी वो रेन से अपने आप को बचा पाएगा। रेन इस तरीके से फॉल हो रहा है, रेन इस तरीके से फॉल हो रहा है। क्या ये बात क्लियर है आप लोगों को? यहाँ पे ये एंगल थीटा नहीं होगा, ये गलत लिख गया, ठीक है, ये वाला एंगल थीटा होगा। फाइनल कंक्लूजन क्या निकाल सकता हूँ? देखना फाइनल कंक्लूजन, ये तो मैंने आपको कहानी सुनाई, फाइनल कंक्लूजन ये निकाल सकता हूँ कि मैन को अगर अपने आप को बचाना है, मैन को रेन से अगर अपने आप को बचाना है, तो उसे अम्ब्रेला को इस तरीके से होल्ड करना पड़ेगा कि वो वेलोसिटी ऑफ रेन विद रेस्पेक्ट टू मैन के अपोजिट, जैसे कि यहाँ पे वेलोसिटी ऑफ रेन विद रेस्पेक्ट टू मैन इस डायरेक्शन में है, तो जस्ट इसके अपोजिट अगर वो अम्ब्रेला को होल्ड कर लेगा तो वो अपने आप को बचा सकता है, वो अपने आप को बचा सकता है। दैट्स ऑल, बस यही कहानी है। यहाँ पर आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, ये आपका अम्ब्रेला है, ये आपकी रेन फॉल हो रही है, इसके अपोजिट अगर रखेगा तो अपने आप को बचा पाएगा। चिंटू को रेन किस डायरेक्शन में आती हुई दिखाई देगी? चिंटू को रेन किस डायरेक्शन में आती हुई दिखाई देगी? जो वेलोसिटी ऑफ रेन है वो, या जो वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन है वो? वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन। सवाल बहुत आसान होते हैं, अगर आपको कंपोनेंट्स करना आता है तो आप ये सारी चीजें बहुत आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। सवाल बहुत आसान होते हैं, ट्रायंगल मेथड आपको आता ही है, तो ये सवाल आपके लिए बहुत आसान होते हैं। मैं फाइनली कंक्लूड करने जा रहा हूँ, इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स को मैंने यहाँ लिखा हुआ है, जल्दी से पढ़ें इन पॉइंट्स को। मैंने क्या लिखा है? मैन ऑब्जर्व्स दैट रेन इज फॉलिंग इन अ डायरेक्शन ऑफ VRM।
Man observes that rain is falling in the direction of VRM. Next क्या है? Umbrella should hold in opposite direction of VRM to protect himself from the rain. This is the most important point. This is the most important point. देखो तीन चीजें होती है, तीन एजेंट है. कौन कौन है तीन एजेंट? जल्दी से बताओ कौन कौन तीन एजेंट है. एक है VR. VR क्या है? VR क्या है? VR is the actual velocity of the rain. इन ग्राउंड फ्रेम, है ना. एक्चुअल बोल दिया तो ग्राउंड फ्रेम में. एक एजेंट है VM. VM कौन है? एक्चुअल वेलोसिटी ऑफ मैन या चिंटू. आपके लिए इंपॉर्टेंट कौन है? आपके लिए इंपॉर्टेंट अगर अम्ब्रेला का क्वेश्चन पूछा गया तो VR इंपॉर्टेंट है या VM इंपॉर्टेंट है? आपके लिए बेटा इंपॉर्टेंट है VRM. आपके लिए इंपॉर्टेंट क्या है? VRM. और VRM क्या होगा? VR माइनस VM, एंड दिस इज द वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन. तो अगर आपसे पूछा जाए इन तीनों एजेंट्स में से चिंटू को रेन किस डायरेक्शन में आती हुई दिखाई देगी, तो आपका आंसर क्या होगा? चिंटू को रेन किस डायरेक्शन में आती हुई दिखाई देगी? क्या आप अपना आंसर बता पाएंगे? अलोंग द VRM. अम्ब्रेला को कैसे होल्ड करना होगा? जिस डायरेक्शन में VRM है, क्या उसके अपोजिट अम्ब्रेला को होल्ड करने का काम चल जाएगा? ओके, बहुत बढ़िया, नाइस, वंडरफुल. तो देखिएगा ध्यान से. ये देखो यहाँ पर नशेड़ी लोग क्या बोल रहे हैं कि सर रेन हॉरिजॉन्टल आ रही हो. कभी देखा है जीवन में कि रेन हॉरिजॉन्टली आ रही है? ना लाइक. देखिएगा ध्यान से. मैंने आपके सामने यहाँ पे ये सवाल लिखा हुआ है. इस सवाल को सॉल्व करें, फिर इसके बाद आगे बढ़ते हैं. रेन इज फॉलिंग वर्टिकली. देखो इन सवालों को अगर हम कंपोनेंट से करते हैं तो हम बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं. ठीक है, बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं. रेन इज फॉलिंग वर्टिकली विद 8 मीटर पर सेकेंड एंड द मैन इज मूविंग विद अ वेलोसिटी ऑफ 6 मीटर पर सेकेंड टुवर्ड्स द ईस्ट. सबसे पहले क्या करो बेटा, डायरेक्शन डिसाइड कर लिया करो. ये आपका y डायरेक्शन, ये आपका x डायरेक्शन. रेन कैसे फॉल हो रहा है? रेन इज फॉलिंग वर्टिकली, मतलब रेन डाउनवर्ड डायरेक्शन में फॉल हो रहा है इस तरीके से. तो अगर मैं आपसे वेलोसिटी ऑफ रेन वेक्टर फॉर्म में पूछूंगा तो वेक्टर फॉर्म में क्या आप माइनस के 8 जे कैप लिख सकते हैं? क्या आप माइनस के 8 जे कैप लिख सकते हैं? बहुत बढ़िया. मैन इज मूविंग विद अ वेलोसिटी ऑफ 6 मीटर पर सेकंड. चिंटू कैसे चल रहा है? चिंटू के ईस्ट डायरेक्शन में जा रहा है बेटा 6 मीटर पर सेकंड से. तो अगर मैं आपसे वेलोसिटी ऑफ मैन पूछूं मैन, तो क्या आप वो 6 आई कैप लिख सकते हैं? अभी खत्म हो चुका है सवाल. आपसे क्या निकालना है? आपको VR निकालना था या VM निकालना था? फर्स्ट पार्ट में पूछा एंगल एट विच मैन शुड होल्ड. तो सबसे पहले जैसे ये सवाल पूछा जाएगा तो आपको क्या क्लिक करेगा? क्या आपको ये क्लिक करेगा कि मुझे वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन निकालना है? वेलोसिटी ऑफ रेन माइनस वेलोसिटी ऑफ मैन. तो यहाँ पर ये वैल्यू कितनी आ जाती है बेटा? माइनस के 6 आई कैप माइनस के 8 जे कैप. एक बात बताओ, अगर मैं आपसे ये कहूं कि ये वाला वेक्टर ड्रॉ करो, क्या ये वाला वेक्टर आप ड्रॉ कर पाएंगे? जल्दी से देखो, जल्दी से फटाफट. क्या आप ये वेक्टर ड्रॉ कर पाएंगे? जल्दी बताओ, जल्दी. क्या कर पाओगे कि नहीं? ये रहा, यहीं पे ड्रॉ करेंगे. कर लोगे? किस क्वाड्रेंट में बनेगा? एक्स कोऑर्डिनेट नेगेटिव, वाई कोऑर्डिनेट भी नेगेटिव. क्या मैं ये कह सकता हूं कि यहां पर ये वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन होगा? जिसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ये 6 होगा और वर्टिकल कंपोनेंट 8 होगा. क्लियर? अगर मैं आपसे ये पूछता कि ये एंगल बताओ, ये वाला एंगल, अगर मैं इस एंगल को थीटा बोलूं, क्या आप tan थीटा की वैल्यू बता पाएंगे? आपको साफ साफ दिखाई दे रहा है. tan थीटा बराबर क्या लिखेंगे आप? परपेंडिकुलर अपॉन बेस. यहां से tan थीटा की वैल्यू 3/4, मतलब थीटा की वैल्यू आ गई 37 डिग्री. यार ये तो वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन आया है.
लेकिन फर्स्ट पार्ट में मेरे से अम्ब्रेला के बारे में पूछा है, छतरी को खोलना है, बताओ छतरी कैसे खोलें, जल्दी बता दो फटाफट। छतरी खोलनी है, क्या छतरी इसके अपोजिट डायरेक्शन में ओपन कर दें, या छतरी के एक्सिस इसके जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में मेरे गरीब भाई बंधु ओपन कर दी जाए, क्या यहाँ पे अम्ब्रेला को इस तरीके से होल्ड कर लिया जाए? देखो ध्यान से, खत्म हो गया सवाल। अगर ये एंगल थीटा है तो आप देख सकते हैं कि ये एंगल भी थीटा हो जाएगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो यहाँ पर ये एंगल थीटा, तो मैं ये कह सकता हूं कि 37 डिग्री विद वर्टिकल। देखो दो तरीके से आंसर दिया जा सकता है, या तो आप ये बोल सकते हो 37 डिग्री विद वर्टिकल, या फिर इसी चीज को लिख सकते हो 53 डिग्री विद हॉरिजॉन्टल। 53 डिग्री विद हॉरिजॉन्टल। क्या क्लियर है ये बात? क्या आपका ए पार्ट का जवाब आ चुका है? क्या ए पार्ट का जवाब आ चुका है? अब अगर आपसे ये पूछा जाए VRM, वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन, ये तो कैलकुलेट कर ही लिया। अगर इसका मैग्नीट्यूड पूछा जाता आपसे, अगर मैग्नीट्यूड पूछा जाता, मैग्नीट्यूड, क्या आप मैग्नीट्यूड निकाल पाते? What will be the magnitude? Magnitude will be the 10 meter per second. I hope it is clear to all of you. I hope it is clear to all of you. क्या सवाल बहुत टफ है? जिसको कंपोनेंट्स करने आते हैं, क्या वो ऐसे सवालों को सॉल्व कर पाएगा? जिसको कंपोनेंट्स करने आते हैं, क्या वो ऐसे सवालों को सॉल्व कर पाएगा? एक और सवाल दूं, क्या करोगे? एक और सवाल दूं, क्या करोगे? चलो ठीक है, अगला सवाल देखना, सवाल पढ़ो सवाल। Once more. Rain is falling with 50 meter per second at an angle of 53 degree from the vertical. मैं आपको बता देता हूँ, सवाल में ये बोला गया है कि रेन ऐसे फॉल हो रहा है, देख लेना ध्यान से। मैं डायग्राम बना देता हूँ, डायग्राम मिसिंग है, डायग्राम बना देता हूँ। रेन ऐसे फॉल हो रहा है, हवा चल रही है, हवा चलने की वजह से रेन वर्टिकली फॉल होने की वजह कैसे फॉल हो रहा है भाई? अरे भैया कैसे फॉल हो रहा है गरीब भाई बंधुओं? 53 डिग्री पर और 50 मीटर पर सेकंड से, इस तरीके से। रेन इज फॉलिंग एट एन एंगल ऑफ 53 डिग्री 50 मीटर पर सेकंड। मैन इज मूविंग टुवर्ड्स द ईस्ट। चिंटू भैया दौड़ रहे हैं, चिंटू भैया इस डायरेक्शन में दौड़ रहे हैं, ईस्ट डायरेक्शन में। कितने से दौड़ रहे हैं? 40 मीटर पर सेकंड से। समझ रहे हैं? हवा भी चल रही है, हवा चलने की वजह से ग्राउंड फ्रेम में, ध्यान से सुनना, ग्राउंड फ्रेम में रेन की वेलोसिटी 50 मीटर पर सेकंड है और वर्टिकल के साथ 53 है। बताएं क्या करना होगा? क्या सवाल को सॉल्व कर पाएंगे? ऐसा सवाल जब भी आएगा देखते ही छोड़ देंगे आप लोग। तो मैं तो तुरंत कर देता हूं ऐसे सवाल, मुझे तुम्हारे बारे में नहीं पता। वेलोसिटी ऑफ रेन क्या लिखोगे? कंपोनेंट कर लो, कंपोनेंट 50 sin 53, ये हो गया 40। मेरे हिसाब से 40 आई कैप माइनस के 30 जे कैप। देख लो कंपोनेंट करने आते हैं, रेन के कंपोनेंट करने आते हैं या नहीं आते? मैन की वेलोसिटी बता दो जल्दी से, क्या लिखोगे? क्या मैन की वेलोसिटी में 40 आई कैप लिख दूं? मुझे इससे मतलब है क्या? अगर मुझे ये निकालना है कि अम्ब्रेला किस डायरेक्शन में होल्ड करना पड़ेगा, तो मुझे इससे मतलब है क्या, या मुझे इससे मतलब है? मुझे किससे मतलब है? क्या मुझे VRM से मतलब है? क्या मुझे बेटा VRM से मतलब है? VRM क्या होता है? VR माइनस VN। मेरे हिसाब से मेरा आंसर आ रहा है माइनस के 30 जे कैप। ओ तेरी, माइनस के 30 जे कैप आ रहा है। सवाल को समझने की कोशिश करिएगा। मतलब सिर्फ और सिर्फ इसके पास कौन सा कंपोनेंट आ रहा है? जे कंपोनेंट आ रहा है। मतलब मैं ये बोल सकता हूँ कि जो वेलोसिटी ऑफ रेन है वो ऐसे होगा, ऐसे। वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन वर्टिकली होगा इस तरीके से। तो छाते को कैसे खोलना पड़ेगा इस बार? देख रहे हो चिंटू भैया आगे जा रहा है। अभी आपको अम्ब्रेला को इस तरीके से ओपन करना पड़ेगा। समझ में आया भाई? अगर मैं इसका डायग्राम बनाना चाहूं, डायग्राम, तो देखिएगा डायग्राम कैसे बनेगा। देखो रेन की एक्चुअल वेलोसिटी ये थी,
दिस इज द वेलोसिटी ऑफ रेन। रेन अभी वर्टिकली फॉल नहीं हो रहा। इंटरेस्टिंग बात देखो, यहाँ पर अगर तुम ग्राउंड पर रेस्ट पे खड़े होते, सुनिएगा ध्यान से, अगर तुम ग्राउंड पर रेस्ट पे खड़े होते तो क्या तुम्हें रेन वर्टिकली फॉल होता हुआ दिखाई दे रहा होता? नहीं। जो इंसान चुपचाप से खड़ा हुआ है, चिंटू भैया की मम्मी साइड में खड़ी हुई है, चुपचाप से रेन को देख रही है, क्या उनको ये इस तरीके से फॉल होती दिखाई दे रही होगी? लेकिन चिंटू भैया ने दौड़ना शुरू कर दिया, और चिंटू भैया पता है किस तरीके से दौड़ रहे हैं कि अगर उनकी वेलोसिटी को उल्टा करके जोड़ा जाए तो यहाँ पे ये रेन वर्टिकली फॉल होता हुआ दिखाई। इस ट्रायंगल के डायग्राम को आप समझ पा रहे हैं? सवाल आपसे इस तरीके से भी पूछा जा सकता था कि चिंटू की मिनिमम वेलोसिटी क्या होनी चाहिए कि उसको रेन वर्टिकली फॉल होती हुई दिखाई दे। समझने का कोशिश करिएगा कि चिंटू की मिनिमम वेलोसिटी क्या होनी चाहिए कि उसको रेन वर्टिकली फॉल होती हुई दिखाई दे। तो इसका मतलब सिंपल से अपन को एक्स कंपोनेंट 0 करना होगा, और यहाँ पे आप देख पा रहे हैं रेन का एक्स कंपोनेंट कितना था, 40 आई कैप। तो चिंटू को 40 आई कैप से दौड़ना पड़ेगा। अपने आप उल्टा करके जोड़ोगे, क्या ये आ जाएगा? क्या आप इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं? ये डायग्राम बनाना आपको आया या नहीं आया, जल्दी बताओ फटाफट। अगर कोई ग्राउंड पे खड़ा हुआ है रेस्ट पर, अगर कोई ग्राउंड पे रेस्ट पे खड़ा हुआ है तो उसको रेन कैसे फॉल होती हुई दिखाई देगी? इस डायरेक्शन में। लेकिन चिंटू को रेन कैसे फॉल होती हुई दिखाई देगी? इस डायरेक्शन में। और किस वेलोसिटी से दिखाई देगी? 30 मीटर पर सेकंड से। एक्चुअल वेलोसिटी 50 है भाई, ये 50 है, 50 एक्चुअल वेलोसिटी 50 है, लेकिन चिंटू को कितनी दिखाई दे रही है? क्लियर? क्या क्लियर है यहां तक? आपको एक और सवाल देता हूं, वो घर से करके लाइएगा। क्या करके लाओगे? वन मोर क्वेश्चन। चलिए अब होमवर्क के डिस्कशन पे आ जाते हैं। केमिस्ट्री की भी क्लास है, होमवर्क का डिस्कशन कर लिया जाए। एक क्वेश्चन और है जो कि आप घर से करके लाइएगा, ठीक है? ये मैं आपको हैंडआउट में लिख करके दे दूंगा। चलिए सबसे पहले रेस 23 डिस्कस करते हैं। रेस नंबर 23, फटाफट जल्दी से बताएं मुझे। रेस नंबर 23 में बहुत आसान रेस थी, ये तो बहुत आसान रेस थी। फटाफट आप रेस नंबर 23 निकालें। सो लेट्स स्टार्ट द डिस्कशन। आपको किस क्वेश्चन में डाउट है? 8th क्वेश्चन में, सिर्फ 8th क्वेश्चन में डाउट है। मैं अभी पहले 23 डिस्कस करूंगा, फिर 19th रेस पे आऊंगा। क्वेश्चन नंबर 8। आयुष मिश्रा 11th का सी अब तो आप कर सकते हो, है ना? 11th क्वेश्चन का सी पार्ट आप कर सकते हो, क्लास में डिस्कशन हो चुका है। चलिए रेस नंबर, क्या इसके अलावा 1 to 8 में और कोई डाउट है क्या? 1 to 8 में और कोई डाउट है क्या रेस नंबर 23 में? चलिए ठीक है, ओनली 8th क्वेश्चन देखिएगा। 8th क्वेश्चन बहुत आसान है, जरा समझने का प्रयास करिएगा। मैं एक ही लाइन में इसको सॉल्व करूंगा, सॉल्यूशन पे मत जाइएगा, सॉल्यूशन तो इसका काफी लेंथी दिया हुआ है। देखो क्वेश्चन पढ़ा हुआ है आप लोगों ने। इनिशियली सेपरेशन बिटवीन ए एंड बी इज डी एंड बिटवीन बी एंड सी। ये डायग्राम आपको दिखाई दे रहा होगा, 3 हाथी हैं भाई। एक हाथी की वेलोसिटी 5 दी हुई है, सी की वेलोसिटी 10 दी हुई है, बी की वेलोसिटी मुझे यू दी हुई है, जो कि नहीं पता, जो कि इस क्वेश्चन में कैलकुलेट करना है। इनिशियली टी बराबर 0 पर ए और बी हाथी के बीच का सेपरेशन डी है, बी और सी हाथी के बीच का सेपरेशन भी डी है। क्या बोला गया? व्हेन बी कैचेस द सी, सुनना, जब बी सी को कैच करता है, मतलब बी सी के पास पहुंच जाता है, उस समय ए और सी के बीच का सेपरेशन 3D हो जाता है। एक बात बताओ मुझे, अगर बी ने सी को कैच कर लिया तो किसकी वेलोसिटी ज्यादा होगी, बी की या सी की? ऑब्वियस सी बात है, बी की। तो देखो रिलेटिव से तुरंत हो जाता है ये सवाल। एक बात बताओ, बी की वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू सी क्या होगा? वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू सी क्या होगा? क्या उसे मैं u माइनस 10 लिख सकता हूं? c की वेलोसिटी को उल्टा करके जोड़ दो। इनके बीच का ये रिलेटिव सेपरेशन कितना है? देखो c के फ्रेम में चले गए, क्या c रेस्ट पे आ जाएगा? c के फ्रेम में b को कितना चलना है? d। तो d डिस्टेंस चलने में उसे टाइम कितना लगेगा? टाइम कितना लगेगा? d डिवाइडेड बाय u माइनस 10। क्या ये समझ में आया?
क्या इतने समय बाद बी सी को कैच कर लेगा? क्या इतने समय बाद बी सी को कैच कर लेगा? बहुत बढ़िया। अब देखना, एक बात बताओ, ए और सी के बीच में पहले कितना सेपरेशन था? ए और सी के बीच में पहले कितना सेपरेशन था? 2D। बाद में बढ़ के सेपरेशन कितना हो गया? 3D। तो कितने का चेंज आया? चेंज कितने का आया ये बता दो। क्या डी का चेंज आया? और एक बात बताओ, सी की रिलेटिव वेलोसिटी क्या है? ए के रिलेटिव सी की वेलोसिटी क्या है? क्या वो 5 दिखाई दे रही है? इसकी 10 है, इसकी 5 है, उल्टा करके जोड़ोगे क्या 5 दिख रही है? तो जरा ध्यान से देखना, मैं ये बोल सकता हूँ वो कितना डिस्टेंस चला, उसके रिलेटिव एक्स्ट्रा डी और रिलेटिव वेलोसिटी 5। क्या ये दोनों बराबर होंगे? खत्म हो गया सवाल। क्या ये दोनों बराबर होंगे? आयुष कुमार, तुम यहाँ पे टाइप मत करो, है ना, कि तुम इस तरीके से टाइप करोगे बेटा मैं तुम्हें ब्लॉक कर दूंगा, ठीक है? इस बैच में तो तुम क्लास अटेंड नहीं कर पाओगे। आईआईटी की तैयारी कर रहे हो, मजाक नहीं चल रहा है यहाँ पर। पचास बार एक ही मैसेज टाइप किए जा रहे हैं। मैं पढ़ाऊं या नहीं पढ़ाऊं? देखो दोबारा से देख लेना, ये वाला पार्ट मैंने कैसे लिखा। पहले इनके बीच का सेपरेशन था 2D, बाद में ये सेपरेशन हो गया 3D। तो कितने का चेंज आया बेटा? मतलब अगर मैं आपसे पूछूं कि डिस्प्लेसमेंट ऑफ सी विद रेस्पेक्ट टू ए कितना हुआ, डिस्प्लेसमेंट ऑफ सी विद रेस्पेक्ट टू ए कितना हुआ? क्या वो डी हुआ? और वेलोसिटी ऑफ सी विद रेस्पेक्ट टू ए कितनी है? टाइम आप किसी के भी फ्रेम में निकालें, टाइम आप किसी के भी फ्रेम में निकालें, हमेशा सेम आता है, ये बात आपको पता होगा, है ना? ये कितना है? 5। तो बताओ इस घटना को होने में कितना समय लगेगा? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस कितना है बेटा? डी। स्पीड कितनी है? 5। आई होप इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। क्या इसके आगे आप सॉल्व कर सकते हैं? डी से डी कट जाएगा, डी से डी कट जाएगा और आपकी यू की वैल्यू 15 आ जाएगी। यू की वैल्यू आपकी कितनी आ जाएगी? 15 मीटर पर सेकंड आ जाएगी। ओके, अब आ जाते हैं रेस नंबर 19 पर। काफी सारे स्टूडेंट 11th का सी पूछ रहे हैं। एक्चुअली 11th का सी शायद इसमें दिया हुआ नहीं है, मतलब रेस में लिखा हुआ नहीं है वो क्वेश्चन। एक क्वेश्चन छोड़ा था, वो भी डाउट में पूछ लिया इन लोगों ने। पहले रेस नंबर 19 पे आ जाते हैं, ठीक है, उसके बाद आएंगे। यस, रेस नंबर 19 में बताएं किसमें डाउट है आपको। मैं बेटा आपको रेस नंबर 23 का 11th क्वेश्चन बाद में बता दूंगा, क्योंकि अभी उस रेस में वो क्वेश्चन दिया हुआ नहीं है, ठीक है? यस, टेल मी। फर्स्ट हो गया है, ओके। क्वेश्चन नंबर 2 में डाउट पूछा गया है, देखिए ध्यान से। 2 तो बहुत आसान क्वेश्चन है, आप कॉन्सेप्चुअली भी आप इसका आंसर दे सकते हैं। आपको ये समझना होगा कि बी से सी मूव करते समय उसका एक्सेलरेशन 0 है, क्योंकि ये बी से सी यहाँ पे सरफेस हॉरिजॉन्टल है। सरफेस अगर हॉरिजॉन्टल है तो एक्सेलरेशन 0 होगा, और अगर एक्सेलरेशन 0 है तो वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगी। तो बी से सी में वेलोसिटी चेंज नहीं होगी, या हम कह सकते हैं स्पीड में कोई भी चेंज नहीं आएगा, ठीक है? तो जैसे कि यहाँ पर पहले ए से बी की स्पीड बढ़ेगी, क्योंकि एक्सेलरेशन होगा और वो एक्सेलरेशन कांस्टेंट होगा, तो स्पीड बढ़ेगी ए से बी। अगर मान लो ये, अगर सपोज मैं इसको बोलूं कि ये एंगल अल्फा है इंक्लाइंड प्लेन के साथ, कितना है ये एंगल अल्फा, तो आपको पता है ए से बी में उसका एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा? जी साइन अल्फा अलोंग द इंक्लाइंड प्लेन, ये आप जानते हैं। तो जी साइन अल्फा ये कांस्टेंट है, जी साइन अल्फा ये क्या है बेटा? कांस्टेंट है। तो देखो ए से बी में स्पीड बढ़ी, बी से सी में कांस्टेंट होगी, सी से डी में स्पीड घटेगी। क्यों घटेगी? क्योंकि पार्टिकल ऊपर जा रहा है, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन नीचे है, और डी से ई में फिर कांस्टेंट हो जाएगी। तो देखो इसमें ऐसा कौन सा ग्राफ आपको दिखाई दे रहा है? क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। थर्ड वाला क्वेश्चन तो हम क्लास में डिस्कस कर ही चुके हैं, सेम यही क्वेश्चन मैंने क्लास में उठाया था। नाउ क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 वेलोसिटी पूछी गई है। मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा, वैसे आपका चेन रूल से आप निकाल सकते हैं। अगर आपको चेन रूल याद नहीं है तो एक चीज याद रखिएगा, जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर आपको कोई फंक्शन लिखा हुआ है साइन बी एक्स या साइन बी टी, सपोज, है ना, बी टी,
मान लो y बराबर ये लिखा हुआ है और आपसे बोला जाए dy बाई dt निकालना, ठीक। तो यहाँ पे t के साथ जो कॉफिशिएंट मल्टीप्लाई हो रहा है वो कितना है, b। तो जब हम डिफरेंशिएट करते हैं, वैसे चेन रूल से बताया था कि पहले साइन bt को bt के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे, फिर bt को t के रिस्पेक्ट में। लेकिन तुम इस चीज को याद रखना डायरेक्टली, अगर यहाँ पे t के साथ b का मल्टीप्लाई हो रहा है तो इसका डिफरेंशिएशन करोगे तो सिर्फ cos bt नहीं होगा, जो b है वो बाहर आ जाएगा इनटू cos bt। ये होता है, जो भी कॉफिशिएंट t के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है उस कॉफिशिएंट को हम बाहर भी मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। ये कैसे आया, ये आप चेन रूल से देख सकते हैं, है ना। जब मैंने आपको चेन रूल पढ़ाया था वहां पे ये सारी चीजें आप लोगों को बताई गई, ठीक है। तो यहाँ पर जब आप अब देखो, यहाँ पर x दिया हुआ, ये हमसे वेलोसिटी पूछी जा रही है। अब आपसे अगर बेटा वेलोसिटी पूछी जा रही है तो वेलोसिटी निकालने के लिए आप क्या करेंगे, dx बाई dt। तो लोगों को लगता है कि सिर्फ जो साइन है वो कॉस में कन्वर्ट हो जाएगा, लेकिन ध्यान से देखना यहाँ पे t के साथ क्या पाई बाई 2 भी मल्टीप्लाई हो रहा है, t के साथ क्या पाई बाई 2 भी मल्टीप्लाई हो रहा है। तो पता है इसका डिफरेंशिएशन क्या लिखोगे, 4 इंटू पाई बाई 2, पाई बाई 2 बाहर आ गया, और साइन का डिफरेंशिएशन किस तरीके से लिखेंगे, cos पाई बाई 2 इंटू टी। क्लियर है ये बात, क्लियर है ये बात। तो वैल्यू बेटा क्या हो जाएगी, 2 पाई cos पाई बाई 2 इंटू टी, और टी की वैल्यू कितनी है, 2/3। आई होप अब आपको समझ में आ गया होगा। तो देखो यहाँ पे ये cos पाई बाई 3 बन गया, cos पाई बाई 3 मतलब cos 60। cos 60 की वैल्यू आप जानते हैं कितनी होती है बेटा, 1/2। कितनी होती है, 1/2। तो योर आंसर विल बी द पाई। समझ में आपने क्या मिस्टेक की थी। ये ग्राफ क्यों दिया है, बस ऐसे टाइम पास करने के लिए दिया है, इस ग्राफ का कोई यूज नहीं है। तुम जैसे चिरकुट लोग ग्राफ देख करके क्वेश्चन छोड़ दें इसलिए दिया हुआ है। कुछ लोग डर गए होंगे इस ग्राफ को देख करके, छोड़ दिया होगा, ठीक है बेटा। तो आंसर यहाँ से क्या आ जाता है, पाई। कुछ लोगों ने ये गलती करी होगी, पाई बाई 2 बाहर मल्टीप्लाई नहीं किया होगा। आगे बढ़े, यस। 5 में किसी को डाउट, 5 बेटा क्लास का इलस्ट्रेशन है ना, क्लास नोट्स पढ़ा करो। यहाँ पे मैंने स्पीडिंग अप और स्पीडिंग डाउन पढ़ाया था ना, वहां पे सेम क्वेश्चन कराया, क्लास नोट्स पढ़ो बेटा। जहां पे मैंने स्पीडिंग अप और स्पीडिंग डाउन की कहानी एक्सप्लेन करी थी, वहीं पे एक क्वेश्चन भी बताया था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, यस। क्वेश्चन नंबर 6, यस। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन का डी पार्ट पूछ रहे हैं कि एक बात बताओ, ये वीटी ग्राफ आपको स्ट्रेट लाइन दिया हुआ है बेटा, क्या इस स्ट्रेट लाइन का कहीं पे स्लोप चेंज हो रहा है क्या, क्या इस स्ट्रेट लाइन का कहीं पे स्लोप चेंज हो रहा है, बस मुझे ये बताओ। नहीं हो रहा। तो क्या मैं यहाँ पे बोल सकता हूँ कि जो tan थीटा होगा दैट इज द स्लोप, क्या वो एक्सेलरेशन होगा। और अगर वीटी ग्राफ स्ट्रेट लाइन है तो गारंटी है कि एक्सेलरेशन हमेशा कांस्टेंट होगा। एक बात बताओ, ये स्लोप पॉजिटिव है या नेगेटिव है, तो स्लोप इज पॉजिटिव और नेगेटिव। आपको दिखाई दे रहा है एंगल एक्यूट है, क्लियर। अगर ये एंगल एक्यूट है तो हम ये भी बोल सकते हैं कि यहाँ पे जो एक्सेलरेशन होगा क्या वो एक्सेलरेशन पॉजिटिव होगा। तो एक्सेलरेशन पॉजिटिव और हमेशा कांस्टेंट है, हमेशा कांस्टेंट है। इतना समझ आ गया। अब देखना ध्यान से, एक बात बताओ, जब तक t की वैल्यू t0 से कम है, जब तक t की वैल्यू t0 से कम है तब तक ग्राफ ये फोर्थ क्वाड्रेंट में है या नहीं है, तब तक ये ग्राफ फोर्थ क्वाड्रेंट में है। तो एक बात बताना, मैं यहाँ पर ये बोल सकता हूं अगर t की वैल्यू t0 से कम है तो y कोऑर्डिनेट नेगेटिव, y कोऑर्डिनेट नेगेटिव होने का मतलब वेलोसिटी पॉजिटिव या नेगेटिव, नेगेटिव। वेलोसिटी पॉजिटिव या नेगेटिव, नेगेटिव। क्लियर। जब t की वैल्यू t0 से ज्यादा है, when the value of t is greater than t0, तो what is velocity। अभी बताओ वेलोसिटी क्या है, देखो ग्राफ को, वेलोसिटी क्या है, क्या पॉजिटिव दिख रही है, ओके, बहुत बढ़िया। हम ये कह सकते हैं t बराबर t0 पर वेलोसिटी 0 थी। क्या t बराबर t0 क्या इसका टर्निंग पॉइंट होगा। देखो t0 से पहले वेलोसिटी नेगेटिव है, t0 के बाद वेलोसिटी पॉजिटिव है। क्या आपको समझ में आ रहा है, इट विल बी द टर्निंग पॉइंट, इट विल बी द टर्निंग पॉइंट।
एंड कैन यू टेल मी कि एक्सेलरेशन बेटा पॉजिटिव था, व्हाट इज द कंडीशन ऑफ स्पीडिंग अप एंड स्पीडिंग डाउन? एक्सेलरेशन हमेशा पॉजिटिव है और वेलोसिटी अगर नेगेटिव है, तो अगर दोनों अपोजिट साइन है तो स्पीडिंग अप या स्पीडिंग डाउन? स्पीडिंग डाउन एंड देन स्पीडिंग अप। समझ में आया बी पार्ट? पहले टी नॉट तक स्पीड डाउन होगा और टी नॉट के बाद स्पीड बढ़ेगा। ये कह रहे हैं कि सर डी क्यों नहीं है? पढ़े लिखे हो बेटा, समझदार हो। युग अग्रवाल, अग्रवाल साहब क्वेश्चन का लैंग्वेज पढ़ो, क्या लिखा है? मूव्स विद एक्सेलरेशन ऑफ कांस्टेंट मैग्नीट्यूड व्हिच चेंजेस द डायरेक्शन। क्या एक्सेलरेशन अपना डायरेक्शन चेंज कर रहा है? क्यों अग्रवाल साहब? एक्सेलरेशन विल ऑलवेज बी पॉजिटिव। डायरेक्शन चेंज कर रहा है क्या एक्सेलरेशन? नहीं कर रहा, इसलिए डी ऑप्शन विल बी द इनकरेक्ट। इसलिए डी ऑप्शन विल बी द इनकरेक्ट। ओके, डायरेक्शन किसका चेंज हो रहा है, एक्सेलरेशन का या वेलोसिटी का? कैन यू टेल मी, डायरेक्शन किसका चेंज हो रहा है, एक्सेलरेशन या वेलोसिटी? वेलोसिटी का चेंज हो रहा है भाई। ओके, आगे बढ़े। इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू? आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7th में सी पार्ट में गड़बड़ हो जाती है ना। आप अगर ध्यान से देखें, आप इस ग्राफ में एक बात देखना भूल गए, मैं आपको वो दिखाना चाहूंगा। उस ग्राफ में ये ग्राफ t बराबर 20 पे खत्म नहीं हुआ है, इसके बाद भी देखो ये डार्क लाइन बनी हुई है। देखो देखो ध्यान से, दिखाई दे रही है? ये ग्राफ पूरा इस तरीके से देखो, पहले ऐसे, फिर ऐसे, और फिर ये आगे भी गया है। तुम्हें लगता है ये वाला पार्ट दिखाई नहीं दिया? देखो ध्यान से देखो, क्या t बराबर 20 के बाद क्या एक्सेलरेशन 0 हो चुका है? अगर एक्सेलरेशन 0 हो गया है तो हम ये बोल सकते हैं कि इसके बाद ये पार्टिकल कांस्टेंट स्पीड से मूव करेगा। ये लिखा है ना सी पार्ट, पार्टिकल इवेंचुअली मूव्स विद अ कांस्टेंट स्पीड। यस ऑफ कोर्स, when t is greater than 20 seconds, then acceleration is 0, so the particle will move with a constant speed. एक स्टूडेंट पूछ रहे हैं कि सर ए पार्ट में दिक्कत है। जब तक एक्सेलरेशन पॉजिटिव है, चाहे कम हो या डिक्रीज हो, तब तक उसकी वेलोसिटी बढ़ती रहेगी। जब तक एक्सेलरेशन पॉजिटिव है तब तक उसकी वेलोसिटी बढ़ती रहेगी। क्यों? ये बात तुम्हें समझ क्यों नहीं आती है भाई? 15 सेकंड के बाद 20 सेकंड तक एक्सेलरेशन की वैल्यू कम हो रही है, लेकिन है तो अभी भी एक्सेलरेशन पॉजिटिव ना। ये बात मैंने आपको बताई थी। एक्सेलरेशन कम होने का मतलब ये नहीं हुआ कि पार्टिकल की स्पीड घटेगी या वो रिटार्ड करेगा। मैक्सिमम वेलोसिटी कहां पर होगी? इस पॉइंट पर होगी, इस पॉइंट पर, क्योंकि इसका एरिया अंडर द कर्व विल गिव यू द चेंज इन वेलोसिटी। और t बराबर 20 सेकंड्स तक, याद रखना इस बात को, वेलोसिटी हमेशा बढ़ती रहेगी, क्योंकि एक्सेलरेशन और वेलोसिटी दोनों का साइन सेम होगा। तो अप टू द 20 सेकंड्स पार्टिकल की स्पीड बढ़ेगी। इवेंचुअली का मतलब है कुछ समय बाद वो कांस्टेंट स्पीड से मूव करेगा। तो ये बोला गया डी पार्ट में, जिन लोगों को डाउट है वो इस बात को समझ लें, क्या डी पार्ट में क्या पार्टिकल की वेलोसिटी डिक्रीज कर रही है? पहले देखो बेटा, ये ग्राफ वेलोसिटी वर्सेस टाइम का है या एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम का है? ये ग्राफ वेलोसिटी वर्सेस टाइम का नहीं है, एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम का है। एक्सेलरेशन डिक्रीज कर रहा है, लेकिन वेलोसिटी अभी भी बढ़ेगी। ये बात चिल्ला चिल्ला करके आपको 1D में सिखाई गई थी, फिर भी आपको ये बात समझ नहीं आई। पार्टिकल स्टॉप्स नोवेयर, सही बात है, इसके बाद पार्टिकल कहीं भी नहीं रुकेगा, क्योंकि कभी भी उसका एक्सेलरेशन नेगेटिव नहीं हुआ है। सोचिएगा खुद से, दिमाग ढक्कन हो गया तुम लोगों का। क्वेश्चन नंबर 8, पार्टिकल मूविंग विद अ कांस्टेंट स्पीड। पार्टिकल अगर कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहा होगा तो उस केस में पोजीशन टाइम ग्राफ स्ट्रेट लाइन बनेगा। पोजीशन टाइम ग्राफ स्ट्रेट लाइन बनेगा।
देखो ये वाला पार्ट क्यू वाला, कुछ लोग पूछ रहे हैं कि ये सर ये क्यू वाला ए का ऑप्शन क्यों नहीं होगा, क्योंकि देखो यहाँ पर पहले तो इसका स्लोप पॉजिटिव है और बाद में इसका स्लोप नेगेटिव है, तो इस पॉइंट पर इसकी वेलोसिटी सडनली चेंज हुई होगी, है ना। इस पॉइंट पर उसकी वेलोसिटी सडनली चेंज हुई होगी, वो +5 मीटर पर सेकंड से -5 हुई होगी, तो +5 से -5 जाने में उसने 0 को भी क्रॉस किया होगा। तो हम डायरेक्टली नहीं बोल सकते कि पार्टिकल कांस्टेंट स्पीड से चल रहा है, ठीक है। ए पार्ट में मेरी बात समझ आई। पार्टिकल की वेलोसिटी पहले +5 थी, मतलब पहले सपोज आगे जा रहा था फिर पीछे जा रहा है, पता है ये वाली कंडीशन कब होगी, जैसे फॉर एग्जांपल ये आपके सामने यहाँ वर्टिकल वॉल है और आपने एक बॉल को इधर से फेंका, वो 5 मीटर पर सेकंड से चल रहा है, टकराने के बाद भी 5 मीटर पर सेकंड से चल रहा है। क्या आप ये बोल सकते हैं पार्टिकल इज मूविंग विद अ कांस्टेंट स्पीड? जब वो टकराया होगा उस मोमेंट पर, जब इस पार्टिकल का इस वॉल से कांटेक्ट हुआ होगा, उस समय तो उसकी स्पीड चेंज हुई होगी ना भैया। पहले +5 थी फिर -5 है, लेकिन +5 से -5 जाने में बीच में और भी तो वेलोसिटी मिली होगी ना, इसीलिए ये पार्ट इसका आंसर नहीं है। ओके, ऑब्वियस है, यहाँ टर्निंग पॉइंट आया ना भाई उसका, तो टर्निंग पॉइंट आया तो सडन चेंज आया यहाँ पे। डी का क्यू क्यों नहीं होगा? पार्टिकल मूविंग विद 0 एक्सेलरेशन, कहा बेटा 0 एक्सेलरेशन से मूव कर रहा है, यही तो समझा रहा हूं यहाँ पर। पहले वेलोसिटी 5 थी फिर -5 हुई, तो जब वो यहाँ टकराएगा तो उसकी वेलोसिटी चेंज होगी ना। क्लियर? ओके, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9th में किसी को डाउट? नो, ओके वंडरफुल। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 हो गया। ओके, यस, नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन रेस का, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 मैं तो आपको ये कहूंगा कि इसका सॉल्यूशन एक बार आप अच्छे से पढ़िए, आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। इसमें एक सिचुएशन दी गई है, उसके करस्पॉन्डिंग आपने एक ग्राफ बना लिया है, ठीक है। आपको एवरेज स्पीड निकालना है। एवरेज स्पीड क्या होता है? तो टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। आप अगर मुझसे भी पूछेंगे तो मैं बिल्कुल एज इट इज ऐसे ही एक्सप्लेन करूंगा जैसे इसमें लिखा हुआ है, ठीक है। क्वेश्चन की एक बार लैंग्वेज को पढ़िए। हाँ सॉरी, एवरेज स्पीड है तो टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। डिस्टेंस क्या होगा? एरिया अंडर द कर्व डिवाइडेड बाय द टोटल टाइम। जितनी देर वो एक्सेलरेट किया है और जितनी देर वो रिटार्ड किया है, इन दोनों का सम बराबर उतनी देर वो कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव किया है, ये साफ साफ लिखा हुआ लिखा ना, कंसीडरिंग दैट द कार मूव्स विद अ कांस्टेंट स्पीड फॉर हाफ ऑफ द टाइम ऑफ द टोटल जर्नी। तो इसलिए वो कांस्टेंट स्पीड वाला जो टाइम है वो टोटल जर्नी का टाइम t1 t2 प्लस t1 प्लस t2 के बराबर हो गया। एक स्टूडेंट पूछ रहे हैं कि ये t1 प्लस t2 कैसे हो गया? अच्छा ये बता दूं, चलो ठीक है, मान लो ये बेटा t है तुम्हारा, ठीक है, कितना है t, तो व्हाट इज द टोटल टाइम ऑफ जर्नी? t प्लस t1 प्लस t2, दिस इज द टोटल टाइम ऑफ द जर्नी। इसका आधा कर दो, इतना टाइम वो कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव किया है, और इसका आधा किसके बराबर दिया हुआ है? t के बराबर दिया हुआ है। देख लो, सॉल्व कर लो, अपने आप हो जाएगा। स्टूडेंट कह रहे हैं t3 नहीं ले सकते, अब t3 ले लोगे तो अननोन ज्यादा हो जाएंगे, सॉल्व नहीं हो पाएगा फिर। अब इसके आगे तुम सॉल्व कर लो, 2 को यहाँ मल्टीप्लाई कर लो, तुम्हें अपने आप समझ आ जाएगा कि t1 प्लस t2 की वैल्यू t के बराबर है। ओके, तो चलिए अभी आपका केमिस्ट्री का क्लास है, आई थिंक अपना रेस भी डिस्कस हो चुका है, ठीक, दोनों रेसेस कंप्लीट है भाई। 11th क्वेश्चन जो आपका बचा हुआ है रेस नंबर 23 में, उसको अपन लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। और काइनेमेटिक्स 2D की शीट में मैंने ये क्वेश्चन दिए थे, क्या आपसे ये हो गए क्वेश्चंस? ये तो हो ही गया होगा, ये तो बहुत आसान है, उस दिन हम लोग बात कर ही चुके हैं इस क्वेश्चन के बारे में। ये सारा क्वेश्चन हमने क्लास नोट्स में डिस्कस किया था, सेम क्वेश्चन।
एक पूछा है सर 27 का ए बता दीजिए। देखो बेटा, अगर हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट दोनों के बराबर हुए, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट दोनों के बराबर हुए तो हमेशा ऐसा लगेगा एक उसके सर के ऊपर है, एक हमेशा उसके सर के ऊपर है। ओके, तो चलिए डिस्कशन ऑलमोस्ट कंप्लीट है, थोड़ा बहुत जो इधर उधर बचा हुआ है उसको अगली क्लास में करेंगे। ठीक है, क्लास को ओवर किया जाए, आपकी केमिस्ट्री की क्लास शुरू होने वाली है। इस क्वेश्चन को दोबारा से ट्राई करें बेटा, ये क्वेश्चन बताने लायक नहीं है, मुझे शर्म आ रही है कि आप लोगों ने ये क्वेश्चन मुझसे दोबारा से पूछ लिया। ठीक है, एक बार दोबारा से ट्राई करें, नहीं होगा मैं फिर से बता दूंगा। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए टेक केयर। आपको होमवर्क हैंडआउट में मैं लिख करके आपके साथ शेयर कर दूंगा, आप होमवर्क को अटेम्प्ट कर लीजिएगा। ठीक है, कुछ स्टूडेंट्स की कंप्लेन ये आ रही थी कि सर डाउट सेशंस की रिकॉर्डिंग्स हमें नहीं मिल पा रही है। एक्चुअली हमने वो जानबूझ करके बंद करी थी। डाउट सेशंस की रिकॉर्डिंग बंद करने के पीछे हमारा एक बेसिक सा रीजन ये था कि हमने ये ऑब्जर्व किया था कि बहुत सारे स्टूडेंट्स डाउट सेशंस को अटेंड ही नहीं कर रहे हैं, तो हमने सोचा कि इसकी रिकॉर्डिंग प्रोवाइड ना की जाए। अगर रिकॉर्डिंग प्रोवाइड नहीं करेंगे तो इनकी मजबूरी बन जाएगी क्लासेस को अटेंड करना। लेकिन फिर भी कुछ स्टूडेंट्स की ये रिक्वेस्ट आई कि कुछ इंटरनेट इश्यूज की वजह से वो नहीं देख पाते हैं, तो अब हो सकता है कि 1 से 2 दिन के अंदर हम ये करें कि हम डाउट सेशन की रिकॉर्डिंग सिर्फ और सिर्फ आपको 24 आवर्स के लिए प्रोवाइड करेंगे, दैट्स ऑल। इससे ज्यादा आपको प्रोवाइड नहीं की जाएगी, क्योंकि आप अपना शेड्यूल बना करके पढ़ेंगे तो आईआईटी में सेलेक्ट नहीं होंगे। आपको जो शेड्यूल यहाँ से प्रोवाइड किया जा रहा है आपको वो फॉलो करना ही पड़ेगा। ठीक है, तो अब हमने ये डिसाइड किया है कि आपको डाउट सेशन की रिकॉर्डिंग नेक्स्ट 24 आवर तक ही प्रोवाइड करेंगे। आप देख पाते हैं तो देख लें, नहीं देख पाते तो ये आपकी प्रॉब्लम है, दैट्स ऑल। ओके, चलिए मिलते हैं अगली क्लास में फिर। आपके थोड़े बहुत जो भी डाउट्स रह गए उनको अगली क्लास में हम लोग डिस्कस कर लेंगे। पैनिक ना हुआ करें, एक बार आप वीडियो सॉल्यूशन भी देखा करें और जो आपको सॉल्यूशंस प्रोवाइड किए जा रहे हैं आप उसे भी देखें।